ओके, सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। हमने इससे पहले वो चैप्टर कौन सा बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ख़त्म कर लिया था, जिसको हमने पूरा डीप में डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसके बाद हम रिप्रोडक्शन यूनिट में अपने आगे जो चैप्टर पर बढ़ रहे हैं वो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद हमारा जो रह जाएगा वो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि हमारा काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो वो आसानी से जल्दी हो जाएगा। जिसकी वजह से हमारी रिप्रोडक्शन यूनिट पूरी खत्म हो जाएगी। और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो है वो हमारी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद हमारी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन बचेगी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बायोटेक्नोलॉजी बचेगी और इकोलॉजी बचेगी। सो इसमें हम लोग पहले, अब इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे एंड देन इसके बाद हम लोग जेनेटिक्स वाली ही उठाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि हमारा ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बड़े चैप्टर के साथ साथ इसके अंदर में टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टफ टफ थोड़े से हैं। और पूरा इसको एक तरह से एक प्रोसेस की तरह आपको समझना होगा, जिससे कि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन इसके अंदर में हो जाती है कि आखिर साइकिल चल कैसे रही है, मेल में फीमेल में अलग अलग कैसे है, गैमेटोजेनेसिस दोनों के अंदर में प्रोसेस जो है वो अलग अलग कैसे है। सो इट्स रियली बिकम हार्ड अगर हम ढंग से इसको एक स्टोरी की तरह नहीं समझते हैं। सो मैं इसको पहले रिप्रोडक्शन का जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो शुरू करते हैं, एंड ऑब्वियसली ये लोड लेने में पहले की तरह ही फिर से हरकतें दे रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे सामने साइड में अपने ज़रूर एनसीईआरटी रखना, बिकॉज ये तो आता जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस होते हैं। देखो यहाँ पे से अगर मैं वर्ड्स का मीनिंग, वही वाली दिक्कत है थोड़ी सी, बट आई होप कि ये दिक्कत ना हो। देखो, एक तो सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं कि जो हमारे ह्यूमन, जो हमारे क्या बोलते हैं, ह्यूमंस हैं। ठीक है, ह्यूमंस में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में नहीं होती है। दूसरा ये कैसे होता है, हमारे विविपेरस होते हैं। देखो, एक होता है हमारा विविपेरस होता है और एक होता है हमारा ओविपेरस होता है। ओविपेरस कौन से होते हैं, जो कि एग ले करते हैं। अब हम लोग एग तो नहीं देते, आपने बर्ड्स को देखा होगा, तो बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स डायरेक्ट यंग वंस को नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, वो एग देते हैं। ठीक है, और ऐसी अगर हम देखेंगे, लेकिन जैसे डॉगी हो गया, हम हो गई, हम सब क्या है, हम विविपेरस हैं, क्योंकि हम एग नहीं देते, हम डायरेक्ट न्यू वंस को बॉर्न करते हैं। तो हम हो गए विविपेरस और बर्ड्स हो जाएंगे ओविपेरस। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि गैमिट्स बनाने के प्रोसेस को, जैसे कि माइक्रोस्पोर्स को बनाने के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते थे, मेगास्पोर्स को बनाने को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते थे, ऐसे गैमिट्स बनाने को हम क्या बोलेंगे, गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल में बनते हैं और ओवम जो है वो फीमेल के अंदर में बनता है। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र है, अब देखो पहली चीज़ क्या होगी, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जो उनके पास हथियार तैयार हुआ और हमारे पास मतलब फीमेल्स पे तैयार हुआ, मेल पे तैयार हो, वो हो जाएगी हमारी गैमेटोजेनेसिस, दैट इज द स्पर्म्स एंड एन ओवम। अब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर जाने होते हैं। सो द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन। हमें वर्ड्स क्लियर होते जाने चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे को गैमेटोजेनेसिस वर्ड क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ से गैमेटोजेनेसिस क्लियर हो गया। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग टू, जिससे कि गैमेट फॉर्मेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट बनता है। जाइगोट को थोड़ा और बड़ा करते हो तो वो एम्ब्रियो बनते हैं, देन फिर वो हमारा बड़ा होता चला जाता है, तो पहले जाइगोट बनता है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, जिसको कि हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब समझ नहीं आ रहा होगा कि ब्लास्टोसिस्ट क्या है, तो वो बाद में भी समझ में आ जाएगा, जो कि बस इतना समझ लो अभी कि जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई करते जाते हैं, डिवाइड करते। हाँ, सो हम बात करते, अरे यार, एक मिनट, अरे यार, फर्टिलाइजेशन हो गया। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो सेल्स का मल्टीप्लाई करके मल्टीपल सेल्स बनते चले जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जो कि हम आगे हम पढ़ेंगे। वो जब एक यूट्राइन वॉल से स्टिक हो जाते हैं, फिर वहीं पे जाके उनका डेवलपमेंट होता है, वहीं पे जाके फिर वो बड़े होते जाते हैं, मल्टीपल सेल्स बनते हैं, देन फाइनली दे फॉर्म अ जाइगोट वगैरह बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो उस टाइम उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, एंड फिर इम्प्लांटेशन क्या क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो बच्चा है वो पूरा जब बड़ा होता है, बड़ा इन द सेंस कि नहीं बड़ा, यानी कि जो वो जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है,
रहा है कि लाइक उसके हाथ आ रहे हैं, पैर आ रहे हैं, प्रॉपर उसकी बॉडी कैसे डेवलप हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड हो जाएगा, ठीक है। और डिलीवरी के टाइम को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे एक छोटी सी वे में समराइज़ किया गया है और बता दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं। सो आई होप आपने इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन, गैमेटोजेनेसिस इन सारे वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया होगा और इनका मीनिंग भी समझ लिया होगा। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स बनाना, इंसेमिनेशन यानी कि क्या बोलते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ द स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ बोथ ऑफ देम। then the implantation is in sticking of the zygote or the blastocyst to the uterine wall, and then the period there where the embryo develops, it is called as an embryonic development, that is called as a gestation period, and at the time of the delivery, that the delivery time period is called as in parturition, ठीक। So you have learned these reproductive events occur after puberty. These are remarkable differences between the reproductive events in the male and the female. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of the 50 years. So ये important है याद रखना कि जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन है वो मेल के अंदर में चलता रहेगा, यानी कि दैट्स एन अराउंड ओल्ड मैन के अंदर में भी ये चलता रहता है। लेकिन ये है कि कभी कभार क्या होता है कि उस टाइम पे उनका स्पर्म काउंट थोड़ा कम हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया, डाइसोनिमेनोरिया, ठीक है, और बहुत सारे जिसमें कि आपको पता चलेगा किसी में स्पर्म्स कम होते हैं, किसी में स्पर्म्स का क्या क्वांटिटी एक बार में इतनी ज़्यादा नहीं निकलती है, क्या डाइसोनिमेनोरिया यानी कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा पेन होता है मेंस्ट्रुएशन में। तो इसमें मल्टीपल वर्ड्स भी हम लोग साथ ही साथ पढ़ेंगे, तो बी विद अस, राइट। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 50 ईयर्स तक चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसके बाद जाएगा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, ऑब्वियसली पता है नीचे पेल्विस रीजन होता है अपना, वहाँ पे होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें ये हमारा इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। सो इट इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस, एक तो मैं इसकी वो कम बनूँ, एक मिनट, हाँ। सो पेयर ऑफ टेस्टीज है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे समझे कि पेयर किस किस का है, टेस्टीज का पेयर है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक एक चीज़ है, दैट इज एसेसरी डक्ट्स हो जाएगा, जिसके अंदर मैं भी बताऊँगी क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्लैंड्स हो जाएंगे, एक्सटर्नल जेनिटलिया हो जाएगा, दैट्स ऑल आर सिंगल थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है यहाँ से, अब इसके अंदर हम स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, वेट, हाँ। सो हम बात कर रहे थे दैट इज़ कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। तो हाँ, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ से बात करना शुरू करते थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, ऑब्वियसली इट इंक्लूड, मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ टेस्टिस है, तो याद रखना है कि पेयर है टेस्टिस का, अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया, राइट। एक हाँ, सो द टेस्टीज जो है हमारी यहाँ पे दे रखा है, द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच ऑफ कॉल्ड स्क्रोटम। अब ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है कि हमारी जो टेस्टीज हैं वो हमारी बॉडी के आउटसाइड क्यों रहती हैं, वाई दे आर नॉट विद इन द बॉडी। तो इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है थोड़ा सा हाई, ठीक है। और इसको जो हमारा स्क्रोटम के अंदर में हमारी टेस्टीज हैं, इनको टेम्परेचर चाहिए होता है थोड़ा सा कम, हमारी इंटरनल बॉडी से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेंशन कर रखा है कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक करीबन इसको इतना चाहिए होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी स्क्रोटम, बाय बिकॉज स्क्रोटम के अंदर में जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होना होता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ये हमारा कब होगा, जब यहाँ पे ये इनको टेम्परेचर थोड़ा कम मिलेगा। तो फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का, क्योंकि काफ़ी बार पूछे स्पर्मियोजेनेसिस नाम का एक भी प्रोसेस होता है, तो इसलिए ये हमको चीज़ याद होनी चाहिए कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। एक मिनट अगर मैं इसको देखूँ कि अगर ये स्क्रीन टिल्ट होता है, चलो फाइनली कुछ अच्छा हुआ, ये इतना चीज़ तो हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा समझाने में, बट
ये चीज़ बताने में काफ़ी मुश्किल होगी बिकॉज ये पूरा जाता है। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि टेस्टीज है जो हमारी बाहर रहती हैं स्क्रोटम की तरफ, आउटसाइड रहती हैं स्क्रोटम के अंदर में, बिकॉज इनको क्या प्रोसेस करना होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये सब हम अभी समझेंगे। बट पहले हम लोग इतना समझें कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए हमको चाहिए होता है, इसलिए इनको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो 2.5 डिग्री सेल्सियस तक इनको टेम्परेचर चाहिए होता है। यार इसकी तो मैं हमेशा कम करती हूँ, बढ़ जाती है, पूरी 100 हो रखी है। वाह, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते तो इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज़ इन ओवल शेप। यहाँ से ना अपने को ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखते जाना है कि भाई क्या क्या शेप है, साइज है। तो टेस्टिस जो है हमारी कौन सी शेप में है, टेस्टिस हमारी ओवल शेप में है। ठीक है, टेस्टिस हमारी किस शेप में है, ओवल शेप में है, विद इन अ लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर। वैसे जनरली ये पूछा नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाता। 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि 2 to 3 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। और ये किस शेप में होती है, ओवल शेप में होती है। ये किस में होती है, पेयर में होती है। ठीक है, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ठीक है, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। जो टेस्टिस होती हैं वो हमारी किसी एक डेंस कवरिंग से, अरे यार वाह, वेट, लग रहा है कि वैसे सही था, नहीं ऐसी सही। हाँ, तो टेस्टिस जो है हमारी डेंस कवरिंग होती है इनके ऊपर में। ठीक है, डेंस कवरिंग यानी कि फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यूज़ की जो होती है डेंस कवरिंग होती है, जिसकी वजह से प्रोवाइड, जो कि इनको प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ईच टेस्टिस इज 2। अब ये क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है, ईच टेस्टिस, ईच पहले तो वर्ड सुन लो, ईच यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगी हमारी, तो टोटल हमारी हो जाएंगी 500। ठीक है, तो 500 यानी कि हमारे वो हो जाएगी, तो टोटल कितने कंपार्टमेंट्स, एक के अंदर में 250 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो ईच टेस्टिस के अंदर में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसके बाद दे रखा है अपने को बड़े मसले हैं यार, छोटा भी नहीं हो रहा लाइक कि एक काम करती हूँ मैं ना, फिर उसके वही हाईलाइट बातें करनी है, देन तो चलते रहने देंगे। अभी देखते थोड़ा सा ये चल रहा है, कम से तो चलने देते हैं। ठीक है, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सॉरी, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3, ईच लोब्यूल कंटेन, अरे यार हाँ, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो हर एक के अंदर में क्या होता है, देखो रुक जाओ, मैंने इसको भूल पे ही कर रही हूँ, एंड देन मैं इसको हाईलाइट वगैरह नहीं कर रही हूँ, उसको समझाती जाती हूँ। फिर जो लास्ट में जो होगा वो भी मैं पूरा हाईलाइट कर दूँगी, और बाकी जो हाईलाइट करना होगा वो मैं आप लोगों को बोल जाऊँ, सो यू कैन हाईलाइट इट, बिकॉज इसके बिना टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और चल नहीं पा रहा है। वाह, तमीज़ से चल रहे हो। हाँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। देखो, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाई में, जैसे जैसे पैराग्राफ खत्म हो जाएगा उसमें हाईलाइट करके मैं बताती जाऊँगी, और अभी भी मुझसे बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो ये चीज़ आप पहले लिख लो कि देखो, पहली बात तो क्या है कि हर एक लोब्यूल के अंदर कितने लोब्यूल्स है, 250 कंपार्टमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, अब अब हर एक के अंदर में 3 हाईली कॉइल्ड, 1 to 3, 1 से 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम है टू इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, इन्हीं के अंदर में सेमिनिफेरस वो प्रोड्यूस होते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो ये क्या होता है, हमारा क्या इसके अंदर में ये दे रखा है हमारे को डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे रखा है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में भी आपको आगे बताऊँगी। देखो ये इंटरस्टिशियल सेल्स यहाँ पे दे रखा है, जो कि न्यूट्रिशन द्वारा प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि आगे कैसे बड़ा होता जाता है, ये स्पर्मेटोजोआ बनाता है, ये धीरे धीरे इसको जब इसके अंदर में टेल वगैरह आ जाती है, मूवमेंट लग जाता है, तब हम इसको स्पर्म बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, ये मल्टीपल कंपार्टमेंट्स कहाँ दिख रहे हैं, ये हमको दिख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में 1 से 3 तक के वो होते हैं, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है 250 कंपार्टमेंट जो बने हुए हैं उनके अंदर में से हर एक के अंदर में 1 से 3 तक में हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल याद रखना है ना। आई होप समझ में आ गई हो इस चीज़ को। अभी हम हाईलाइट वगैरह भी देख लेंगे जो मैं करना होगा। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल एंड
Each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of the cells called male germ cell, जिसको कि हम क्या कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया. मैंने अभी भी दिखाया था कि वो स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्टार्टिंग के टाइम पे होता है वो सर्टोरी सेल. सर्टोरी सेल्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है हमको न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड करवाने में. सो द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन. देखो क्या होता है इसके अंदर में जो मेरा मेल जर्म सेल था, देखो मैंने आपको प्रॉपर समझा दूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे से बनते ही ऐसे हैं, मतलब कि रोज पम्प वगैरह के अंदर में क्या क्या डिवीजन होती है वो हम समझेंगे. पहले थोड़ा सा मेरे को एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बताना है, क्योंकि अब ये पूरा इंटरनल पार्ट के बारे में जाता जा रहा है. तो कुछ चीज़ें जो है मेरे नोट्स वगैरह के थ्रू एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम समझते जाते हैं. तो मैं उसको आपको पूरा समराइज़ करती जाती हूँ कि देखो टाइम पीरियड जो होता है लाइफ स्पेन हमारा वो चाइल्डहुड, रिप्रोडक्शन और ओल्ड एज 3 फेजेस होते हैं हमारी लाइफ में. ठीक है. अब इसके अंदर में जब हमारे अंदर में हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं हमारी बॉडी में, उसको हम लोग प्यूबर्टी की एज बोलते हैं, एडोलेसेंस की एज बोलते हैं, जिसको कि हमारी 12 से 14 साल की उम्र के बीच में स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. तो कुछ लोग जो यहाँ पे इमेच्योर होंगे वो समझें कि उनके ये एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है. भाई वैसे नेचर वाली अलग चीज़ होती है, वो वाली चीज़ अलग होती है. आई एम जस्ट किडिंग. ठीक है. रिप्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑब्वियसली ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑल्सो, स्पेशली फॉर द एनिमल्स, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि विंटर में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ सर्दियों में, कुछ गर्मियों में करते हैं. तो ऐसा भी होता है. तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं. देखो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि भाई जनरली 10th वगैरह में पूछी जाती है, बट हमें इतना पता होना चाहिए. फीमेल्स वगैरह के अंदर में देखेंगे तो उनकी वॉइस होती है ना वो हाई पिच की हो जाती है. आप देखना कभी भी तो उनकी जो वॉइस की जो पिच होती है वो हाई सी हो जाती है. मेल की लो पिच हो जाती है. और वुमेंस के शोल्डर छोटे छोटे से नैरो शोल्डर्स होते हैं. मेल के शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड से हो जाते हैं. फीमेल का ब्रॉड पेल्विक रीजन हो जाता है बिकॉज इट हेल्प्स इन देम इन पार्चुरेशन. और जो मेल है उसका नैरो पेल्विक रीजन हो जाता है. प्यूबिक हेयर्स ऑब्वियसली दोनों के अंदर में डेवलपमेंट होती है. ठीक है. द प्यूबिक हेयर्स व्हाट दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द हेयर्स अराउंड आवर पेल्विक रीजन. ठीक है. ग्रोथ ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑब्वियसली दोनों के अंदर में होता है. और एक्स्ट्रा सिक्रीशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स होता है. सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स आपने देखा होगा कि अब जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो ऑयल प्रोड्यूसिंग इन आवर हेयर्स जो है वो बढ़ती चली जाती है हेयर फॉलिकल्स वगैरह में, जिससे कि ये क्या होता है सेबेशियस ग्लैंड की वजह से होता है. ठीक है. ऑयलिंग वगैरह उनको प्रोड्यूस करनी होती है, जिससे कि कहीं ना कहीं मूवमेंट्स वगैरह ईजी रहती है, तो उस चक्कर से रिलेटेड सेबेशियस ग्लैंड से काम में आते हैं. अब अगर मैंने जितना मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बताया उसको मैं थोड़ा सा और डीप में बताना चाहूँगी, बिकॉज अब जो हम आगे बढ़ते जाएंगे ये हम मूव कर रहे हैं प्रॉपर डीप में. सो मैं इसका थोड़ा ऊपर ऊपर का जो इसका ये डायग्राम है इसको हम लोग क्लियर करते जाएंगे. देखो यूरेटर जो है ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने किडनी वगैरह अगर 11th में चैप्टर पढ़े हुए. तो यूरेटर है जिसमें से कि हमारा ऑब्वियसली यूरिन वगैरह पास होता है. सेमिनल वेसिकल्स जो अभी यहाँ पे से बात करते हैं प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन. देखो सेक्शुअल ऑर्गन जो है प्राइमरी में डिवाइड करे गए हैं और एक्सेसरी में डिवाइड करे गए हैं. अगर मैं प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन की बात करूँ तो जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना काम चल नहीं सकता, जैसे कि जो कि हमारी गैमेटोजेनेसिस में मदद करते हैं, सेक्स हार्मोन बनाने में मदद करते हैं, दैट इज ऑब्वियसली द वन एंड द ओनली दैट इज द पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक है. जो कि हमारा मेन काम करे, जो कि हमारे प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन्स हैं. अब इसके अलावा हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स भी है, जो कि हमारा इन सब ये ऐसा नहीं है कि इनके बिना काम नहीं होगा, बट हाँ इन्हीं की वजह से ही ये सब काम प्रोसेस में चलता चला जाएगा. तो जैसे कि रेटे टेस्टिस आएगा, वासा फ्रेंशिया आ जाएगा, एपिडिडिमिस आ जाएगा एंड वासा डिफरेंस आ जाएगा. वासा डिफरेंस एंड वासा फ्रेंशिया इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंशिएशन पूछी जाती है. ठीक है. और एपिडिडिमिस का भी काम काफ़ी पूछा जाता है. और यहाँ पे भी मैं कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगी जहाँ पे से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है. सो इट कैन हेल्प यू कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. ग्लैंड्स के बारे में बात करूँ तो देखो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है हमारे पास, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है, जिसको कि हम लोग कार्पर्स ग्लैंड बोल सकते हैं. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और ऑब्वियसली इसका नाम सब लोगों ने, बहुत से लोगों ने आई होप सो पहली बार सुना होगा. सो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बाकी सारी चीज़ें हमने थोड़ा फिर भी रिप्रोडक्शन चैप्टर में 10th में पढ़ी हुई है. और सेमिनल वेसिकल्स हो जाएगा. ठीक है. सबका एक एक करके हम यूज़ डिस्कस करेंगे. पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करूँ तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि हमारा बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट दैट इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज पेनिस. टेस्टिस जो होती है प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको बता दिया दैट इज स्क्रोटम. टेम्परेचर इसका जो कि रहती है ये 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी रहता है, जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. तो ये उससे ऑब्वियसली इतना कम है. ठीक है. और ये काम किस काम में काम आता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में काम आता है. कहीं से भी भूखे स्पर्मियोजेनेसिस मत कर देना. स्पर्मेटोजेनेसिस है, मैं इस चीज़ पे बार बार गौर करी बिकॉज इस पर क्वेश्चन ट्रिकी तरह से घुमाया जा सकता है. टेस्टिस जो है अटैच टू द वॉल ऑफ द स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ द फाइब्रस टिश्यूज. ठीक है. अब जो टेस्टिस हैं आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो ये फाइब्रस टिश्यूज से कैसे ये अगर मैं आपको थोड़ा सा बता के दिखाऊँ, अगर नाटक ना करे, ये देख पाओगे कि आप ये कैसे यहाँ से कैसे अटैच्ड है. ठीक है. तो टेस्टिस जो है अटैच टू द वॉल ऑफ द स्क्रोटम, यहाँ से देख पाओगे, यहाँ से ये जो चीज़ है, मैं इसको थोड़ा रेज कर दूँ. ये आप देख पा रहे होंगे अटैच है, यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ तो ये ऐसा है
और ये ऐसी इसके अंदर पाइप आ रही है, तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे अटैच है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ें हमारी क्या कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस टिश्यू, सॉरी फाइब्रस टिश्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्यूबरनैक्यूलम बोलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बस इतना याद रखो कि हाँ ये कहीं ना कहीं से ऐसे अटैच्ड है, क्योंकि हमारा फाइब्रस टिश्यू है और फाइब्रस टिश्यू का नाम ग्यूबरनैक्यूलम है। नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो अटैच होती है हमारी एब्डोमिनल वॉल से भी, हमारी यहाँ से अटैच्ड है ये, जो कि हमारी किसके थ्रू होती है, स्पर्मेटिक डक्ट के थ्रू। तो देखो दो साइड से अटैच है, एक तो हमारी स्क्रोटम की साइड से अटैच है, यहाँ पे हमारी जो स्क्रोटम की साइड देख रहे हो यहाँ से अटैच्ड है, और एक यहाँ से अटैच्ड है। यहाँ की अटैच को हम क्या बोलते हैं, ग्यूबरनैक्यूलम बोलते हैं, यहाँ के अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक डक्ट बोलते हैं। आई होप सो ये याद होएगा, मतलब मेरे को लगता है स्पर्मेटिक डक्ट तो एटलीस्ट याद हो ही जाना चाहिए, बिकॉज इट्स एन ईजी वर्ड। ठीक है, तो यहाँ की तरफ से हो जाएगा ग्यूबरनैक्यूलम, यहाँ से हो जाएगा स्पर्मेटिक डक्ट। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सप्लाई कर रहे हैं ब्लड वगैरह का, जो कि ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हो जाएगा, हाँ सो बात वही उनसे कनेक्शन टूट जाता है बीच में, को याद रहता है तो हाँ। सो हम बात करते हैं टेस्टीज़ की। ठीक है, तो टेस्टीज़ होती है वो हमारी कहाँ डेवलप करी जाती हैं, हमारी देखो टेस्टीज़ क्या होती हैं, पहले तो हमारी एब्डोमेन के अंदर में डेवलप होती है। ऐसा थोड़ी है कि पहले से बचपन से किसी के पास स्क्रोटम होता नहीं होता। एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे हमारे एब्डोमेन के अंदर में डेवलप होती हैं, और जैसे ही हमारे क्या होता है, जैसे बर्थ वगैरह होता है तो वो नीचे की तरफ आ जाती है स्क्रोटम के अंदर की तरफ। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनग्यूइनल कैनाल बोलते हैं। ये ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार क्या होता है, किसी किसी के अंदर में ये चीज़ नहीं होती है, एब्डोमेन में ही रह जाती है। ठीक है, एब्डोमेन से रिलीज़ नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। ठीक है, जिसमें कि क्या सा हो जाता है, जिसमें से की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है इन द मेल। ठीक है, मेल कैसा हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है, जिसके अंदर में स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं होती है। तो दैट्स एन सीरियस डिसऑर्डर। ठीक है, सीरियस डिसऑर्डर या फिर सीरियस इशू। और कभी कभार क्या होता है कि अब ये टेस्टिस है ऊपर एब्डोमेन में ही है, लेकिन डिवाइड करती जा रही है, तो दैट कैन कॉज ऑल्सो कैंसर ऑल्सो। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्रोटम की बात करें तो स्क्रोटम हैव टू टाइप्स ऑफ मसल्स विच हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे से अगर मैं स्क्रोटम की बात करूँ तो स्क्रोटम के अंदर में इसको बना के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लाइक ये हमारा स्क्रोटम है अगर। ठीक है, तो स्क्रोटम के अंदर में यहाँ की एक मसल्स होती हैं दोनों साइड पर, एक होती है यहाँ की मसल्स। इन दोनों मसल्स को हम बोलते हैं क्रिमेस्ट्रल मसल्स, और यहाँ की मसल्स को हम क्या बोलते हैं, डार्टोस मसल्स कहते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मतलब नीट वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट CUET या फिर 12th के बोर्ड के हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट के अकॉर्डिंग में भी है ये वीडियो, तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दी जा रही हूँ एक्स्ट्रा जो भी है। तो ये क्रिमेस्ट्रल मसल्स हो जाएंगी, ये डार्टोस मसल्स हो जाएंगी। ऐसे आप कर सकते हो कि भाई अगर मैंने ऐसे बनाया है तो पहले C आएगा, तो पहले क्रिमेस्ट्रल मसल्स आएगा, फिर बाद में D आएगा, दैट इज डार्टोस मसल्स आएगा। ठीक है, सो आई होप अभी ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो विंटर में क्या होता है, विंटर में स्क्रोटम जो होता है वो हमारे अब वो टुवर्ड्स द बॉडी आ जाता है, एंड समर के अंदर में वो जो होता है वो अवे फ्रॉम द बॉडी चला जाता है। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, अभी मैं टेस्टिस के ही बारे में और बात करना चाहूँगी। तो टेस्टिस के अंदर मैं बात करूँ तो देखो टेस्टिस के अंदर में 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये NCERT में नहीं है, सो इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर CUET एंड 12th बोर्ड, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, बिकॉज नीट में कुछ भी पूछ लेते हैं। सो टेस्टिस के अंदर में 3 लेयर्स होती है, दैट इज ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब मेरे को वैसे तो NCERT रीडिंग ही बतानी है, बट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर मेरे को दिख रहे हैं सो थोड़ा सा बताना मैं क्या जानता है, राइट। सो ट्यूनिका वेजिनलिस है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। अगर आप चाहो तो आप लिख लो ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ये सब जो है इसके अंदर में 3 टाइप्स ऑफ द लेयर्स हैं, है ना। अब जो हर एक टेस्टिस के अंदर में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और हर एक के अंदर में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, स्पर्म्स बनाने में काम करते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है देखो, अब ना थोड़ा सा हम लोग ना डायग्राम के बारे में बेसिस पे भी पढ़ लेंगे, सो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो देखो सबसे पहले मैं टर्म्स यहाँ पर बात करती आ रही, देखो सबसे पहले यूरेटर, आई होप सो क्लियर होगा, जिसमें से यूरिन पास होती है। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल जो होती है हमारी सिक्रीशन में मदद करती है, जिसकी वजह से जो यहाँ जो स्पर्म्स वगैरह जो भी बन रहे हैं वो नीचे की तरफ मतलब कि पेनिस की तरफ जाते हैं, मूवमेंट वगैरह जो कि है, और भी इनका काम होगा वो भी आगे पढ़ लेंगे। यूरिनरी ब्लैडर है जो कि ऑब्वियसली स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अभी देखो ये ऊपर नहीं होगा ना, फिर वास्ट डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, वासा डिफरेंस से पहले वासा फ्रेंशिया आता है। ठीक है, वासा फ्रेंशिया से जो रेटी टेस्टिस होती है ना, देखो रेटी यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगी तो रेटी टेस्टिस होती है वो वासा फ्रेंशिया को बना के देती है। वासा फ्रेंशिया एपिडिडमिस के थ्रू लेके जाता है, और एपिडिडमिस वासा डिफरेंस को दे देता है। वासा डिफरेंस जो होता है वो अपना आगे जाके सबको आगे जाके वही सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू आगे जाके मूवमेंट अपनी बढ़ा लेता है। ठीक है,
मैं ना दुखी आ गई हूँ इससे भाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो स्टोरिंग का काम करता है। वास से डिफरेंस हो जाएगा। वास से डिफरेंस क्या है बता देते हैं अभी। प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, ग्लैंड ही है जो कि वो सीक्रेशन वगैरह का काम करता है। इन सबकी ग्लैंड के बारे में भी और डिफाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। पेनिस हो जाएगा। पेनिस हमने बता दिया एक्सटर्नल जेनिटल यूरिथ्रा है जो कि ऑब्वियस जहाँ की जैसे यूरिन वगैरह सब पास होती है, यूरिन एंड स्पम्प्स एक ही रूट से पास होते हैं। फिर ग्लैंड्स पेनिस दे रखा है जो कि इसके ऊपर की क्या होती है, जो कि इसके ऊपर जो कि बीच की जगह होती है वो होती है फोरस्किन, जो कि पेनिस के ऊपर की लेयर होती है, स्किन कवरिंग होती है। फिर यहाँ पे से अपने को दे रखा है स्क्रोटम दे रखा है, ठीक है। स्क्रोटम ऊपर दे रखा है, अपने टेस्टिस दे रखा है, स्क्रोटम के अंदर में ये पैक्ड है। एनएस दे रखा है अपने को पीछे की तरफ, एनएस देख लो। फिर पीछे उसके ऊपर पीछे रेक्टम है और इजैकुलेटरी डक्ट है जो कि इजैकुलेशन वगैरह का ऑब्वियसली काम करती है। सो आई होप ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाते हैं। ऑब्वियसली ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, आई मीन इतनी बार बोर्ड में पूछ चुका है कि बोर्ड वाले मतलब बच्चे बोल चुके हैं, तो ये करके ही जाना है। एक ये और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू का पार्ट दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करके जाना है। ये देखो यूरेटर है, ये वासा डिफरेंस है। आई होप ये एक डायग्राम आप बनाना सीख जाओ, वरना फिर मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए बना देंगे कि जिस तरीके से ये डायग्राम बनता है, ठीक है। ये ग्लैंड्स पेनिस दे रखी है, ये हमारी इसके ऊपर की फोरस्किन दे रखी है, टेस्टिस मैंने बता दिया, यूरेथ्रा मैंने बता दिया, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स के बारे में अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो नो टेक टेंशन नॉट टेक, हाँ आई एम जस्ट किडिंग। प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो जाएगा। देन सेमिनल वेसिकल्स दे रखी हैं, ये सब सिक्रेशन का काम करती है। यूरिनरी ब्लैडर है, ये एपिडिडमिस दे रखा है, वासा फ्रेंशिया दे रखा है, रेटिटेस्टिस दे रखी हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दे रखे हैं, जिनके अंदर में से ऑब्वियसली 150 जो 250 कंपार्टमेंट अगर आप सुन रहे थे वो सब इसके अंदर में होते हैं। सो आई होप ये डायग्राम काफ़ी क्लियर हो गया होगा। इसकी बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी हम अगर सीख करना चाहो तो हम सिखा सकते हैं। बाकी आई होप सो ईजी काफ़ी डायग्राम बनाने में मुश्किल नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायग्रामेटिक व्यू इसमें कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे से किसकी, मेल जर्म सेल की बात करेंगे। मेल जर्म सेल दैट इज कौन सा है हमारा, ऑब्वियसली कहानी हमारी शुरू होती है स्पर्मेटागोनिया से। मैं इसकी स्क्रीन को सीधा करना पसंद करूँगी बिकॉज मुझे इसका डायग्राम पक्का बनाना है। हाँ, मैं तुमको सुंदर सा डायग्राम बना के दिखाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और इसमें हम लोग सर्टोरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम नर्स सेल भी पढ़ते हैं, बोलते हैं नहीं। और समझ गए होंगे कि अगर हम इसको नर्स सेल बोल रहे हैं तो क्यों ही बोल रहे होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर टेकिंग सम केयर और दे आर नरिशिंग और दे आर प्रोवाइडिंग सम हेल्प, राइट। सो बात करते हैं हम लोग आगे। क्या दे रखा है, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि मैंने बता दिया था, ठीक है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ द सेल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। क्या होता है यहाँ से जो है बेसिकली अगर मैं बताऊँ, जैसे एक मिनट, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या सीन चलता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होते हैं, मेरे को बनाने दो। एक्चुअली स्पेस तो उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा बनेगी, बट वही है कि मैंने थोड़ा कम स्पेस रखी है, ठीक है। देखो सबसे पहला जो होता है ना वो होता है, नाम में लिख पाऊँगी बिकॉज तो समझ जाओ कि खराब हालत होने वाली है। यहाँ पे देखो स्पर्मेटागोनिया, सबसे मैंने अभी बताया था स्पर्मेटागोनिया से स्टार्टिंग होती है। स्पर्मेटागोनिया की बात किया जाता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया जाता है ना, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे से ये हो जाता है स्पर्मेटाजोआ।
सीधी बात है, तुम एक स्टोरी समझो, ठीक है, एक स्टोरी समझो, एक मेंढक, एक कुआं है, उसके अंदर में सबसे पहले लेवल पे क्या है हमारे पास दे रखे स्पर्मेटागोनिया, जो कि हमारे डिवाइड करेंगे, बड़े होंगे एंड देन दे बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर डिवाइड करेगा, बड़ा होगा, देन दे बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वो बड़ा होगा एंड देन उसके क्या करेंगे, वो स्पर्मियोजेनेसिस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस अभी तक हो गई थी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग स्पर्मेटागोनिया टू कन्वर्ट इट इनटू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेड बनाना, ठीक है, स्पर्मेटेड बनाना। अब स्पर्मेटेड से स्पर्मेटाजोआ बनाना है। देखो स्पर्मेटेड से स्पर्मेटाजोआ में फ़र्क क्या आता है, दैट उनके अंदर में टेल आ जाती है सो दैट दे कैन मूव, ठीक है। स्पर्म्स क्योंकि खुद मूव करके फीमेल बॉडी में जाते हैं, सो उसके लिए उनको मूवमेंट वाली एबिलिटी चाहिए। एंड स्पर्मेटेड के अंदर से स्पर्मेटाजोआ बनने के सफ़र में उनके अंदर में टेल आ जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उससे पहले के पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। सो आई होप सो ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, नहीं भी हुआ है तो अभी हम इसको पूरा प्रॉपर तरह से क्लियर कर लेंगे आफ्टर रीडिंग दिस होल सेंटेंस और जो व्हाटएवर इट इज़ गिवन इन द पैराग्राफ, राइट। सो ये ऐसे करके डिवाइड कर देंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि भाई ये म्यूटेड डिवीजन कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, सो इसमें दे रखा है कि मेल जर्म सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, म्यूसिस करते हैं, ठीक है, और स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। सर्टोली सेल्स का काम क्या है? सर्टोली सेल्स का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द जर्म सेल, ठीक है। इन सब सेल्स को आगे बढ़ने के लिए ऑब्वियसली शक्ति चाहिए, शक्ति कौन देता है? इनको सर्टोली सेल्स देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स आल्सो, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। यहाँ पर अगर आप देख, अरे यार, यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस क्या होती हैं? द रीजन आउटसाइड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, बीच बीच में सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स दे रखे हैं, बीच में खाली जगह है, दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल्स। कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडविंग सेल्स, ठीक है। इसके अंदर में ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है और छोटे मोटे लिडविंग सेल्स और या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स का भी सप्लायंस होता है। और याद रखें इंटरस्टिशियल सेल्स को ही हम लोग लिडविंग सेल्स भी कह रहे हैं। तो द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? लिडविंग सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करी कि कुछ भी बन सकता है, सो यू जस्ट नीड टू बी अटेंटिव, राइट। लिडविंग सेल्स जो है सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन। लिडविंग सेल्स, नॉट सर्टोली सेल्स। लिडविंग सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पाए जाते हैं इन द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। उनका काम क्या है? इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन ही सीक्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन हो जाएगा। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसका मतलब क्या दे रखा है? अदर इम्यूनोलॉजिकली यानी कि क्या हो जाएगा? विच प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि इसके अंदर में लिडविंग सेल्स के अलावा इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट हैं, यानी जो कि क्या करेंगे, जो कि हमारे यानी कि लिडविंग सेल्स की तरफ भी WBC वगैरह हमारी प्रेजेंट होती है, जो कि हमको इन्फेक्शन वगैरह से बचाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है? द मेल सेक्स एक्सरसाइज डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडमिस, वासा डिफरेंस, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या आ जाएगा? मेल एक्सरसाइज डक्ट्स के अंदर में क्या क्या आ जाएगा? रेटिटेस्टिस आ जाएगी, मैं बता चुकी हूँ। मेन वर्क करेंगी, वासा डिफरेंशिया को देंगी। वासा डिफरेंशिया लाइक जैसे कि खाना किसने बनाया? तुम लोग किसान ने सब्जियाँ भेजी, दैट इज रेटिटेस्टिस हो जाएगा। मम्मी ने खाना बनाया, दैट इज वासा डिफरेंशिया हो जाएगा। लड़की है लड़के जिसको भी भेजा कि पापा को देखे, वो एपिडिडमिस हो जाएगा। और पापा जो कि खाना खाएंगे, दैट इज वासा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा पार्ट। द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा डिफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस, ठीक है। कहाँ ओपन करते हैं? रेटिटेस्टिस के थ्रू ओपन करते हैं द वासा डिफरेंशिया, लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडमिस अलोंग विद द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो देखा था वासा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बिकॉज हमको सुन के नहीं समझ में आएगा कि पोस्टीरियर में है, एंटीरियर में है। कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ कोई जगह नहीं पता तो पोस्टीरियर ही होगा, हमारे तो उनकी सामने सोचेंगे डाल
चाहिए, बट एक फिर भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, याद रखना होना चाहिए, मार्क होना चाहिए। तो इसको मार्क कर लो कि एपिडिडमिस लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ईच टेस्टी। द एपिडिडमिस लीड्स टू द वासा डिफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लड। Epididymis leads to the vasa deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। ठीक है, तो उसकी वजह में लूप्स वगैरह में बंधा हुआ होता है। इट रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द एजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, फिर वही ये कहाँ जाके खुलेगा, एजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगा। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द, ये डक्ट क्या काम करती है, एजैकुलेटरी डक्ट ये स्टोर करने का काम करती है कि कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है, ये भी चीज़ डिपेंड करती है। फ्रॉम द ईच यहाँ पे देखा, दीज डक्ट्स स्टोर and transport the sperm from the testes to the outside through urethra। The urethra originate from the urinary bladder। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये ऑब्वियसली डायग्राम देख के भी समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे यूरेथ्रा पहले है, पहले यूरेटर आता है, यूरेटर लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर छोड़ता है टू द यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स टू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड एज यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है, वहाँ से ये इसके अंदर में से रिलीज होता है। ठीक है, और ये बस कवर हो गया इतना। ठीक है, सो पहले मैं इस पेज में हाईलाइट कर देती कि जो मुझे को लग रहा है इम्पोर्टेंट है। इसे काम ढंग से जो नहीं कर रहा। हाँ, सो हम बात कर रहे थे दैट इज़ कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। तो हाँ, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम यहाँ से बात करना शुरू करते थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ऑब्वियसली इट इंक्लूड, मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ टेस्टिस है, तो याद रखना है कि पेयर है टेस्टिस का, अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, एंड द एक्सटर्नल जिनाइट एरिया। राइट, एक हाँ, सो द टेस्टीज जो है हमारी यहाँ पे दे रखा है, द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच ऑफ कॉल स्क्रॉटम। अब ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है कि हमारी जो टेस्टीज हैं वो हमारी बॉडी के आउटसाइड क्यों रहती हैं, वाई दे आर नॉट विद इन द बॉडी। तो इसका सीधा रीज़न ये है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है थोड़ा सा हाई। ठीक है, और इसको जो हमारा स्क्रोटम के अंदर में हमारी टेस्टीज हैं इनको टेम्परेचर चाहिए होता है थोड़ा सा कम, हमारी इंटरनल बॉडी से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेंशन कर रखा है कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक करीबन इसको इतना चाहिए होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी स्क्रोटम। वाई? बिकॉज स्क्रोटम के अंदर में जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होना होता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ये हमारा कब होगा, जब यहाँ पे ये इनको टेम्परेचर थोड़ा कम मिलेगा। तो फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का, क्योंकि काफ़ी बार पूछे, स्पर्मियोजेनेसिस नाम का एक भी प्रोसेस होता है, तो इसलिए ये हमको चीज़ याद होनी चाहिए कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। एक मिनट अगर मैं इसको देखूँ कि अगर ये स्क्रीन टिल्ट होता है, चलो फाइनली कुछ अच्छा हुआ, ये इतना चीज़ तो हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा समझाने में, बट ये चीज़ बताने में काफ़ी मुश्किल होगी बिकॉज ये पूरा जाता है। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि टेस्टीज है जो हमारी बाहर रहती हैं, स्क्रोटम की तरफ आउटसाइड रहती हैं स्क्रोटम के अंदर में, बिकॉज इनको क्या प्रोसेस करना होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये सब हम अभी समझेंगे, बट पहले हम लोग इतना समझें कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए हमको चाहिए होता है, इसलिए इनको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, इसको देखते हैं, तो 2.5 डिग्री सेल्सियस तक इनको टेम्परेचर चाहिए होता है। यार इसकी तो मैं हमेशा कम करती हूँ, बढ़ जाती है, पूरी 100 हो रखी है। वाह, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते तो इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज़ इन ओवल शेप।
यहाँ से ना अपने को ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखते जाना है कि भाई क्या क्या शेप है, साइज है। तो टेस्टिस जो है हमारी कौन सी शेप में है, टेस्टिस हमारी ओवल शेप में है, ठीक है। टेस्टिस हमारी किस शेप में है, ओवल शेप में है, विद इन अ लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर। वैसे जनरली ये पूछा नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाता। 4 to 5 सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि 2 to 3 सेंटीमीटर्स की विड्थ होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है। और ये किस शेप में होती है, ओवल शेप में होती है। ये किस में होती है, पेयर में होती है, ठीक है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, ठीक है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। जो टेस्टिस होती हैं वो हमारी किसी एक डेंस कवरिंग से, अरे यार वाह, वेट, लग रहा है कि वैसे सही था, नहीं ऐसी सही। हाँ, तो टेस्टी जो है हमारी डेंस कवरिंग होती है इनके ऊपर में, ठीक है। डेंस कवरिंग यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो होती है डेंस कवरिंग होती है, जिसकी वजह से प्रोवाइड, जो कि इनको प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ईच टेस्टिस इज 2। अब ये क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है, ईच टेस्टी, ईच पहले तो वर्ड सुन लो, ईच यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगी हमारी, तो टोटल हमारी हो जाएंगी 500, ठीक है। तो 500 यानी कि हमारे वो हो जाएगी, तो टोटल कितने कंपार्टमेंट्स, एक के अंदर में 250 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो ईच टेस्टिस के अंदर में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं ऑफ द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसके बाद दे रखा है अपने को बड़े मसले हैं यार, छोटा भी नहीं हो रहा, लाइक कि एक काम करती हूँ मैं ना, फिर उसके वही हाईलाइट बातें कर दूँगी, एंड देन इसको चलते रहने देंगे, अभी देखते थोड़ा सा ये चल रहा है, कम से कुछ चलने देते हैं, ठीक है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सॉरी, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3, ईच लोब्यूल कंटेन, अरे यार हाँ, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो हर एक के अंदर में क्या होता है, देखो जो मैंने इसको भूल गई कर रही हूँ, एंड देन मैं इसको हाईलाइट वगैरह नहीं कर रही हूँ, उसको समझाती जाती हूँ, फिर जो लास्ट में जो होगा वो भी मैं पूरा हाईलाइट कर दूँगी, और बाकी जो हाईलाइट करना होगा वो मैं आप लोगों को बोलती जा रही, सो यू कैन हाईलाइट इट, बिकॉज इसके बिना टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और चल नहीं पा रहा है। वाह, तमीज़ से चल रहे हो, हाँ ठीक है। तो मैं आपसे शुरू कर रही हूँ, देखो ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाई में जैसे जैसे पैराग्राफ खत्म हो जाएगा उसमें हाईलाइट करके बताते जाऊँगी, और अभी भी मुझसे बताते जा रही हूँ, ठीक है। तो ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो ये चीज़ आप पहले लिख लो कि देखो पहली बात तो क्या है कि हर एक लोब्यूल के अंदर कितने लोब्यूल्स है, 250 कंपार्टमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। अब हर एक के अंदर में 3 हाईली कॉइल्ड 1 to 3 1 से 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, तो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का काम है टू इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, इन्हीं के अंदर में वो प्रोड्यूस होते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो ये क्या होता है हमारा, क्या इसके अंदर में ये दे रखा है हमारे को डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दे रखा है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में भी आपको आगे बताऊँगी। देखो ये इंटरस्टिशियल सेल्स यहाँ पे दे रखा है जो कि न्यूट्रिशन और प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया है जो कि आगे से कैसे बड़ा होता जाता है, ये स्पर्मेटोजोआ बनाता है, ये धीरे धीरे इसको जब इसके अंदर में टेल वगैरह आ जाती है, मूवमेंट लग जाता है, तब हम इसको स्पर्म बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, ये मल्टीपल कंपार्टमेंट्स कहाँ दिख रहे हैं, ये हमको दिख रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में 1 से 3 तक के वो होते हैं, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है 250 कंपार्टमेंट जो बने हुए हैं उनके अंदर में से हर एक के अंदर में 1 से 3 तक में हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल याद रखना है ना। आई होप समझ में आ गई हो इस चीज़ को। अभी हम हाईलाइट वगैरह भी देख लेंगे जो मैं करना होगा। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल एंड Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of the cells called male germ cell, जिसको कि हम क्या कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। मैंने अभी भी दिखाया था कि वो स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्टार्टिंग के टाइम पे होता है, वो सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है हमको न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड करवाने में। सो द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीड इनटू स्पर्म फॉर्मेशन। देखो क्या होता है इसके अंदर में, जो मेरा मेल जर्म सेल था, देखो मैं ना आपको प्रॉपर समझा दूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे से बनते ही कैसे हैं, मतलब कि रोज पम्प वगैरह के अंदर में क्या क्या डिवीजन होती है वो हम समझेंगे। पहले थोड़ा सा मेरे को एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बताना है, क्योंकि अब ये पूरा इंटरनल पार्ट के बारे में जाता जा रहा है। तो कुछ चीज़ें जो है मेरे नोट्स वगैरह के थ्रू एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम समझते जाते हैं। तो मैं उसको आपको पूरा समराइज़ करती जाती हूँ कि देखो टाइम पीरियड जो होता है लाइफ स्पेन हमारा, वो चाइल्डहुड, रिप्रोडक्शन और ओल्ड एज 3 फेजेस होते हैं हमारी लाइफ में।
ठीक है। अब इसके अंदर में जब हमारे अंदर में हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं हमारी बॉडी में, उसको हम लोग प्यूबर्टी की एज बोलते हैं, एडोलेसेंस की एज बोलते हैं, जिसको कि हमारी 12 से 14 साल की उम्र के बीच में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कुछ लोग जो यहाँ पे इमेच्योर होंगे वो तो समझें कि उनके ये एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है भाई, वैसे नेचर वाली अलग चीज़ होती है, वो वाली चीज़ अलग होती है, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑब्वियसली ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑल्सो, स्पेशली फॉर द एनिमल्स, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि विंटर में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ सर्दियों में, कुछ गर्मियों में करते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। देखो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि वही जनरली 10th वगैरह में पूछी जाती है, बट हमें इतना पता होना चाहिए। फीमेल्स वगैरह के अंदर में देखेंगे तो उनकी वॉइस होती है ना वो हाई पिच की हो जाती है, आप देखना कभी भी, तो उनकी जो वॉइस की जो पिच होती है वो हाई सी हो जाती है, मेल की लो पिच हो जाती है। और वुमेंस के शोल्डर छोटे छोटे से नैरो शोल्डर्स होते हैं, मेल के शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड से हो जाते हैं, फीमेल का ब्रॉड पेल्विक रीजन हो जाता है बिकॉज इट हेल्प्स इन देम इन पार्चुरेशन, और जो मेल है उसका नैरो पेल्विक रीजन हो जाता है। प्यूबिक हेयर्स ऑब्वियसली दोनों के अंदर में डेवलपमेंट होती है, ठीक है। द प्यूबिक हेयर्स व्हाट दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द हेयर्स अराउंड द आर पेल्विक रीजन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑब्वियसली दोनों के अंदर में होता है, और एक्स्ट्रा सिक्रीशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड भी होता है। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स आपने देखा होगा कि अब जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो ऑयल प्रोड्यूसिंग इन आर हेयर्स जो है वो बढ़ती चली जाती है हेयर फॉलिकल्स वगैरह में, जिससे कि ये क्या होता है सेबेशियस ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक है। ऑयलिंग और उनको प्रोड्यूस करनी होती है, जिससे कि कहीं ना कहीं मूवमेंट्स वगैरह ईजी रहती है, तो इस चक्कर से रिलेटेड सेबेशियस ग्लैंड से काम में आते हैं। अब अगर मैंने जितना मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बताया उसको मैं थोड़ा सा और डीप में बताना चाहूँगी, बिकॉज अब जो हम आगे बढ़ते जाएंगे ये हम मूव कर रहे हैं प्रॉपर डीप में। सो मैं इसका थोड़ा ऊपर ऊपर का जो इसका ये डायग्राम है इसको हम लोग क्लियर करते जाएंगे। देखो यूरेटर जो है ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने किडनी वगैरह अगर 11th में चैप्टर पढ़े हुए, तो यूरेटर है जिसमें से कि हमारा ऑब्वियसली यूरिन वगैरह पास होता है। सेमिनल वेसिकल्स जो अभी यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन। देखो सेक्शुअल ऑर्गन जो है प्राइमरी में डिवाइड करे गए हैं और एसेसरी में डिवाइड करे गए हैं। अगर मैं प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन की बात करूँ तो जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना काम चल नहीं सकता, जैसे कि जो कि हमारी गैमेटोजेनेसिस में मदद करते हैं, सेक्स हार्मोन्स बनाने में मदद करते हैं, दैट इज ऑब्वियसली द वन एंड द ओनली दैट इज द पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, जो कि हमारा मेन काम करे, जो कि हमारे प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन्स हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एसेसरी डक्ट्स भी है, जो कि हमारा इन सब ये ऐसा नहीं है कि इनके बिना काम नहीं होगा, बट हाँ इन्हीं की वजह से ही ये सब काम प्रोसेस में चलता चला जाएगा। तो जैसे कि रेटे टेस्टिस आएगा, वासा फ्रेंशिया आ जाएगा, एपिडेर्मिस आ जाएगा एंड वासा डिफरेंस आ जाएगा। वासा डिफरेंस एंड वासा फ्रेंशिया इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंशिएशन पूछी जाती है, ठीक है। और एपिडेर्मिस का भी काम काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ पे भी मैं कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगी जहाँ पे से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, सो इट कैन हेल्प यू कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ग्लैंड्स के बारे में बात करूँ तो देखो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है हमारे पास, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है, जिसको कि हम लोग कार्पस ग्लैंड भी बोल सकते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऑब्वियसली इसका नाम सब लोगों ने, बहुत से लोगों ने आई होप सो पहली बार सुना होगा, सो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें हमने थोड़ा फिर भी रिप्रोडक्शन चैप्टर में 10th में पढ़ी हुई हैं। और सेमिनल वेसिकल्स हो जाएगा, ठीक है। सबका एक एक करके हम यूज़ डिस्कस करेंगे। पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करूँ तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि हमारा बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट दैट इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज पेनिस। टेस्टिस होती है प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको बता दिया दैट इज स्क्रोटम। टेम्परेचर इसका जो कि रहती है ये 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी रहता है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो ये उससे ऑब्वियसली इतना कम है, ठीक है। और ये काम किस काम में काम आता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में काम आता है। कहीं से भी भूल के स्पर्मियोजेनेसिस मत कर देना, स्पर्मेटोजेनेसिस है। मैं इस चीज़ पे बार बार गौर करी बिकॉज इस पर क्वेश्चन ट्रिकी तरह से घुमाया जा सकता है। टेस्टिस जो है अटैच टू द वॉल ऑफ द स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ द फाइब्रस टिश्यूज, ठीक है। अब जो टेस्टिस हैं आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो ये फाइब्रस टिश्यू से कैसे ये अगर मैं आपको थोड़ा सा बता के दिखाऊँ, अगर नाटक ना करे, ये देख पाओगे कि आप ये कैसे यहाँ से कैसे अटैच्ड है, ठीक है। तो टेस्टिस जो है अटैच टू द वॉल ऑफ द स्क्रोटम, यहाँ से देख पाओगे, यहाँ से ये जो चीज़ है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, ये आप देख पा रहे होंगे अटैच है, यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ तो ये ऐसा है और ये ऐसी इसके अंदर पाइप आ रही है, तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे अटैच है। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ें हमारी क्या कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस टिश्यू, सॉरी फाइब्रस टिश्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्यूबरनैक्यूलम बोलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप रोक ले, बस इतना याद रखो कि हाँ ये कहीं ना कहीं से ऐसे अटैच्ड है, जो कि हमारा फाइब्रस टिश्यू है, और फाइब्रस टिश्यू का नाम ग्यूबरनैक्यूलम है। नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो अटैच होती है हमारी एब्डोमिनल वॉल से भी, हमारी यहाँ से अटैच्ड है ये, जो कि हमारी किसके थ्रू होती है? स्पर्मेटिक डक्ट के थ्रू। तो देखो दो साइड से अटैच्ड है, एक तो हमारी स्क्रोटम की साइड से अटैच है, यहाँ पे हमारी जो स्क्रोटम की साइड देख रहे हो यहाँ से अटैच्ड है, और एक यहाँ से अटैच्ड है। यहाँ की अटैच को हम क्या बोलते हैं? ग्यूबरनैक्यूलम बोलते हैं। यहाँ के अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक डक्ट बोलते हैं। आई होप सो ये याद होएगा, मतलब मुझे को लगता है स्पर्मेटिक डक्ट तो एटलीस्ट याद हो ही जाना चाहिए, बिकॉज इट्स एन ईजी वर्ड, ठीक है। तो यहाँ की तरफ से हो जाएगा ग्यूबरनैक्यूलम, यहाँ से हो जाएगा स्पर्मेटिक
डक्ट, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली सप्लाई कर रहे हैं ब्लड वगैरह का, जो कि ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हो जाएगा, हाँ सो बात वही उनसे कनेक्शन टूट जाता है बीच में, कोई आ जाता है तो। हाँ सो हम बात करते हैं टेस्टीज़ की, ठीक है। तो टेस्टीज़ जो होती है वो हमारी कहाँ डेवलप करी जाती है, हमारी देखो टेस्टीज़ क्या होती है, पहले तो हमारी एब्डोमेन के अंदर में डेवलप होती है। ऐसा थोड़ी है कि पहले से बचपन से किसी का स्क्रोटम होता नहीं होता। एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे हमारे एब्डोमेन के अंदर में डेवलप होती है, और जैसे ही हमारे क्या होता है, जैसे बर्थ वगैरह होता है तो वो नीचे की तरफ आ जाती है स्क्रोटम के अंदर की तरफ, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, इनग्यूइनल कैनाल बोलते हैं। ये ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार क्या होता है, किसी किसी के अंदर में ये चीज़ नहीं होती है, एब्डोमेन में ही रह जाती है, ठीक है, एब्डोमेन से रिलीज़ नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म, ठीक है। जिसमें कि क्या सा हो जाता है, जिसमें से की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है इन द मेल, ठीक है। मेल कैसा हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है, जिसके अंदर में स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं होती है, तो दैट्स एन सीरियस डिसऑर्डर, ठीक है। सीरियस डिसऑर्डर या फिर सीरियस इशू हो। कभी कभार क्या होता है कि अब ये टेस्टिस है ऊपर एब्डोमेन में ही है, लेकिन डिवाइड करती जा रही है, तो दैट कैन कॉज ऑल्सो कैंसर ऑल्सो, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्रोटम की बात करें तो स्क्रोटम हैव 2 टाइप्स ऑफ मसल्स विच हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर मैं स्क्रोटम की बात करूँ तो स्क्रोटम के अंदर में इसको बना के दिखाना पड़ेगा, देखो लाइक ये हमारा स्क्रोटम है अगर, ठीक है। तो स्क्रोटम के अंदर में यहाँ की एक मसल्स होती हैं दोनों साइड पर, एक होती है यहाँ की मसल्स, इन दोनों मसल्स को हम बोलते हैं क्रेमेस्ट्रल मसल्स, और यहाँ की मसल्स को हम क्या बोलते हैं, डार्टोस मसल्स कहते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मतलब नीट वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट CUET या फिर 12th के बोर्ड के हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट के अकॉर्डिंग में भी है ये वीडियो, तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दी जा रही हूँ एक्स्ट्रा जो भी है। तो ये क्रेमेस्ट्रल मसल्स हो जाएंगी, ये डार्टोस मसल्स हो जाएंगी। ऐसे आप कर सकते हो कि भाई अगर मैंने ऐसे बनाया है तो पहले C आएगा, तो पहले क्रेमेस्ट्रल मसल्स आएगा, फिर बाद में D आएगा, दैट इज डार्टोस मसल्स आएगा, ठीक है। सो आई होप अभी ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो विंटर में क्या होता है, विंटर में स्क्रोटम जो होता है वो हमारे अब वो टुवर्ड्स द बॉडी आ जाता है, एंड समर के अंदर में वो जो होता है वो अवे फ्रॉम द बॉडी चला जाता है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, अभी मैं टेस्टिस के ही बारे में और बात करना चाहूँगी। तो टेस्टिस के अंदर मैं बात करूँ तो देखो टेस्टिस के अंदर में 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये NCERT में नहीं है, सो इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर CUET एंड 12th बोर्ड, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, बिकॉज नीट में कुछ भी पूछ लेते हैं। सो टेस्टिस के अंदर में 3 लेयर्स होती है, दैट इज ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब मेरे को वैसे तो NCERT रीडिंग ही बतानी है, बट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर मेरे को दिख रहे हैं सो थोड़ा सा बताना में क्या जाता है, राइट। सो ट्यूनिका वेजिनलिस है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। अगर आप चाहो तो आप लिख लो ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। ये सब जो है इसके अंदर में 3 टाइप्स ऑफ द लेयर्स हैं, है ना। अब जो हर एक टेस्टिस के अंदर में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और हर एक के अंदर में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, स्पर्म्स बनाने के काम करते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है देखो, अब ना थोड़ा सा हम लोग ना डायग्राम के बारे में बेसिस पे भी पढ़ लेंगे, सो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो देखो सबसे पहले मैं टर्म्स यहाँ पे बात करती आ रही, देखो सबसे पहले यूरेटर, आई होप सो क्लियर होगा, जिसमें से यूरिन पास होती है। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल जो कि हमारी सिक्रीशन मदद करती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स वगैरह जो भी बन रहे हैं वो नीचे की तरफ मतलब कि पेनिस की तरफ जाते हैं, मूवमेंट वगैरह जो कि है, और भी इनका काम होगा वो भी आगे पढ़ लेंगे। यूरिनरी ब्लैडर है जो कि ऑब्वियसली स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अभी देखो ये ऊपर नहीं हो रहा ना, फिर वास्ट डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। वासा डिफरेंस से पहले वासा फ्रेंशिया आता है, ठीक है। वासा फ्रेंशिया से जो रेटी टेस्टिस होती है ना, देखो रेटी यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगी तो रेटी टेस्टिस होती है वो वासा फ्रेंशिया को बना के देती है। वासा फ्रेंशिया एपिडिडमिस के थ्रू लेके जाता है, और एपिडिडमिस वासा डिफरेंस को दे देता है। वासा डिफरेंस जो होता है वो अपना आगे जाके सबको आगे जाके वही सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू आगे जाके मूवमेंट अपनी बढ़ा लेता है, ठीक है। मैं ना दुखी आ गई हूँ इससे भाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है।
यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो स्टोरिंग का काम करता है। वास्ट डिफरेंस हो जाएगा। वास्ट डिफरेंस के एक्सप्लेन में बता देते हैं अभी। प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, ग्लैंड ही है जो कि वो सिक्रीशन वगैरह का काम करता है। इन सबकी ग्लैंड के बारे में भी और डिफाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। पेनिस हो जाएगा। पेनिस हमने बता दिया एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। यूरिथ्रा है जो कि ऑब्वियस जहाँ की जैसे यूरिन वगैरह सब पास होती है। यूरिन एंड स्पर्म्स एक ही रूट से पास होते हैं। फिर ग्लैंड्स पेनिस दे रखा है जो कि इसके ऊपर की क्या होती है, जो कि इसके ऊपर जो कि बीच की जगह होती है वो होती है फोरस्किन, जो कि पेनिस के ऊपर की लेयर होती है, स्किन कवरिंग होती है। फिर यहाँ पे से अपने को दे रखा है स्क्रोटम दे रखा है, ठीक है। स्क्रोटम ऊपर दे रखा है, अपने टेस्टी दे रखा है, स्क्रोटम के अंदर में ये पैक्ड है। एनएस दे रखा है अपने को पीछे की तरफ, एनएस देख लो। फिर पीछे उसके ऊपर पीछे रेक्टम है और इजैकुलेटरी डक्ट है जो कि इजैकुलेशन वगैरह को ऑब्वियसली काम करती है। सो आई होप ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाते हैं। ऑब्वियसली ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, आई मीन इतनी बार बोर्ड में पूछ चुका है कि बोर्ड वाले मतलब बच्चे बोल चुके हैं, तो ये करके जाना है। एक ये और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू का पार्ट दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करके जाना है। ये देखो यूरेटर है, ये वासा डिफरेंस है। आई होप ये एक डायग्राम आप बनाना सीख जाओ, वरना फिर मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए बना देंगे जिससे कैसे ये डायग्राम बनता है, ठीक है। ये ग्लैंड्स पेनिस दे रखी है, ये हमारी इसके ऊपर की फोरस्किन दे रखी है, टेस्टिस मैंने बता दिया, यूरेथ्रा मैंने बता दिया, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स के बारे में अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो नो टेक टेंशन नॉट टेक, हाँ आई एम जस्ट किडिंग। प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो जाएगा। देन सेमिनल वेसिकल्स दे रखी हैं, ये सब सिक्रेशन का काम करती है। यूरिनरी ब्लैडर है, ये एपिडिडमिस दे रखा है, वासा फ्रेंशिया दे रखा है, रेटिटेस्टिस दे रखी हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दे रखे हैं जिनके अंदर में से ऑब्वियसली 150 जो 250 कंपार्टमेंट अगर आप सुन रहे थे वो सब इसके अंदर में होते हैं। सो आई होप ये डायग्राम काफ़ी क्लियर हो गया होगा। इसकी बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी हम अगर सीख करना चाहो तो हम सिखा सकते हैं। बाकी आई होप सो ईजी काफ़ी डायग्राम बनाने में मुश्किल नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायग्रामेटिक व्यू इसमें कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे से किसकी, मेल जर्म सेल की बात करेंगे। मेल जर्म सेल डेट इज कौन सा है हमारा, ऑब्वियसली कहानी हमारी शुरू होती है स्पर्मेटोगोनिया से। मैं इसकी स्क्रीन को सीधा करना पसंद करूँगी बिकॉज मुझे इसका डायग्राम पक्का बनाना है। हाँ, मैं तुमको सुंदर सा डायग्राम बना के दिखाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और इसमें हम लोग सर्टोरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम नर्स सेल भी पढ़ते हैं, बोलते हैं और समझ गए होंगे कि अगर हम इसको नर्स सेल बोल रहे हैं तो क्यों ही बोल रहे होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर टेकिंग सम केयर और दे आर नरिशिंग और दे आर प्रोवाइडिंग सम हेल्प, राइट। सो बात करते हैं हम लोग आगे। क्या दे रखा है, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि मैंने बता दिया था, ठीक है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ द सेल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। क्या होता है यहाँ से जो है बेसिकली अगर मैं बताऊँ, जैसे एक मिनट, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या सीन चलता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होते हैं, मेरे को बनाने दो। एक्चुअली स्पेस तो उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा बनेगी, बट वही है कि मैंने थोड़ा कम स्पेस रखी है, ठीक है। देखो सबसे पहला जो होता है ना वो होता है, नाम में लिख पाऊँगी बिकॉज तो समझ जाओ कि खराब हालत होने वाली है। यहाँ पे देखो स्पर्मेटागोनिया सबसे मैंने अभी बताया था, स्पर्मेटागोनिया से स्टार्टिंग होती है। स्पर्मेटागोनिया की बात किया जाता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देता जाता है ना, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे से ये हो जाता है स्पर्मेटाजोआ। सीधी बात है, तुम एक स्टोरी समझो, ठीक है। एक स्टोरी समझो, एक मेंढक एक कुआं है, उसके अंदर में सबसे पहले लेवल पे क्या है हमारे पास दे रखे स्पर्मेटागोनिया, जो कि हमारे डिवाइड करेंगे, बड़े होंगे एंड देन दे बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर डिवाइड करेगा, बड़ा होगा देन दे बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वो बड़ा होगा एंड देन उसके क्या करेंगे, वो स्पर्मियोजेनेसिस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस अभी तक हो गई थी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग स्पर्मेटोगोनिया टू कन्वर्ट इट इनटू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेड बनाना, ठीक है, स्पर्मेटेड बनाना।
अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटाजोआ बनाना है, देखो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटाजोआ में फ़र्क क्या आता है, दैट उनके अंदर में टेल आ जाती है सो दैट दे कैन मूव, ठीक है। स्पर्म्स क्योंकि खुद मूव करके फीमेल बॉडी में जाते हैं, सो उसके लिए उनको मूवमेंट वाली एबिलिटी चाहिए। एंड स्पर्मेटिड के अंदर से स्पर्मेटाजोआ बनने के सफ़र में उनके अंदर में टेल आ जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उससे पहले के पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। सो आई होप सो ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, नहीं भी हुआ है तो अभी हम इसको पूरा प्रॉपर तरह से क्लियर कर लेंगे आफ्टर रीडिंग दिस होल सेंटेंस और जो व्हाटएवर इट इज़ गिवन इन द पैराग्राफ, राइट। सो ये ऐसे करके डिवाइड कर देंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि भाई ये म्यूटेड डिवीजन कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ। सो इसमें दे रखा है कि मेल जर्म सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, म्यूसिस करते हैं, ठीक है, और स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। सर्टोली सेल्स का काम क्या है, सर्टोली सेल्स का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द जर्म सेल, ठीक है। इन सब सेल्स को आगे बढ़ने के लिए ऑब्वियसली शक्ति चाहिए, शक्ति कौन देता है इनको, सर्टोली सेल्स देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स आल्सो, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। यहाँ पर अगर आप देख, अरे यार यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस क्या होती हैं, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बीच बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे रखे हैं, बीच में खाली जगह है, दैट इज कॉल्ड ना इंटरस्टिशियल सेल्स, कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडविंग सेल्स, ठीक है। इसके अंदर में ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है और छोटे मोटे लिडविंग सेल्स और या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स का भी सप्लायंस होता है। और याद रखें इंटरस्टिशियल सेल्स को ही हम लोग लिडविंग सेल्स भी कह रहे हैं। तो द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लिडविंग सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करी कि कुछ भी बन सकता है, सो यू जस्ट नीड टू बी अटेंटिव, राइट। लिडविंग सेल्स जो है सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन। लिडविंग सेल्स नॉट सर्टोली सेल्स, लिडविंग सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पाए जाते हैं इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उनका काम क्या है, इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन ही सीक्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन हो जाएगा। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, इसका मतलब क्या दे रखा है, अदर इम्यूनोलॉजिकली यानी कि क्या हो जाएगा, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि इसके अंदर में लिडविंग सेल्स के अलावा इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट हैं, यानी जो कि क्या करेंगे, जो कि हमारे यानी कि लिडविंग सेल्स की तरफ भी WBC वगैरह हमारी प्रेजेंट होती है, जो कि हमको इन्फेक्शन वगैरह से बचाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है, द मेल सेक्स एक्सरसाइज डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडमिस, वासा डिफरेंस, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, मेल एक्सरसाइज डक्ट्स के अंदर में क्या क्या आ जाएगा, रेटिटेस्टिस आ जाएगी, मैं बता चुकी हूँ। मेन वर्क करेंगी, वासा डिफरेंशिया को देंगी, वासा डिफरेंशिया जैसे कि खाना किसने बनाया, कि मतलब किसान ने सब्जियाँ भेजी, दैट इज रेटिटेस्टिस हो जाएगा। मम्मी ने खाना बनाया, दैट इज वासा डिफरेंशिया हो जाएगा। लड़की या लड़के जिसको भी भेजा कि पापा को देखिए, वो एपिडिडमिस हो जाएगा। और पापा जो कि खाना खाएंगे, दैट इज वासा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा पार्ट। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा डिफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस, ठीक है। कहाँ ओपन करते हैं, रेटिटेस्टिस के थ्रू ओपन करते हैं द वासा डिफरेंशिया, लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडमिस अलोंग विद द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। जब देखा था वासा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मानी होती है, बिकॉज हमको सुन के नहीं समझ में आएगा कि पोस्टीरियर में है, एंटीरियर में है। कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ कोई जगह नहीं पता तो पोस्टीरियर ही होगा, हमारे तो कि सामने सोचेंगे के डाल देंगे, बट एक फिर भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, याद रखना होना चाहिए, मार्क होना चाहिए। तो इसको मार्क कर लो कि एपिडिडमिस लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, द एपिडिडमिस लीड्स टू द वासा डिफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लड। Epididymis leads to the vasa deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder, ठीक है। तो उसकी वजह में लूप्स वगैरह में बंधा हुआ होता है। इट रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द एजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। फिर वही ये कहाँ जाके खुलेगा, एजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगा। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द, ये डक्ट क्या काम करती है, एजैकुलेटरी डक्ट ये स्टोर करने का काम करती है कि कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है, ये भी चीज़ डिपेंड करती है। फ्रॉम द ईच यहाँ पे देखा, दीज डक्ट्स स्टोर and transport the
the sperms from the testes to the outside through urethra. The urethra originate from the urinary bladder. काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही ऑब्वियसली डायग्राम देख के भी समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे यूरेथ्रा पहले है, पहले यूरेटर आता है, यूरेटर लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर छोड़ता है टू द यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स टू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीएटस, ठीक है। वहाँ से ये इसके अंदर में से रिलीज होता है, ठीक है। और ये बस कवर हो गया इतना, ठीक है। सो पहले मैं इस पेज में हाईलाइट कर देती कि जो मुझे को लग रहा है इम्पोर्टेंट है। इससे कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा। हाँ, सो इसमें हाईलाइटेड वाला पार्ट वो करा था मैंने, मुझे ये पूरा ख़राब हो जा रहा है बार बार, बहुत दुख है जीवन में। इसको इतना करो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इम्यूनोलॉजिकली यानी कि प्रोटेक्शन वाला भी डिस्क्रिप्टिव प्रोवाइड करते हैं जम्स वगैरह के थ्रू, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में ही कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं WBC वाले, जो कि हमें स्पर्म्स को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। देख लेते हैं थोड़ी ज़रूर। हाँ, next let's move to the another part, that is the main sex accessory ducts, जिसको मैंने आपको बताया था इंक्यूरेटेड टेस्ट वासा फ्रेंशिया। ये हो गया था क्या? नहीं हुआ था ना, वैसा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। वासा डिफरेंस हो गया, मैंने समझा दिया। ये द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा फ्रेंशिया थ्रू रोटेट टेस्टिस। द वासा फ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर surface of each testis. The epididymis leads to the vasa deferens that ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder, and it receives the duct from the seminal vesicles and open in urethra as the ejaculatory duct. These ducts are store करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं sperms outside the urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends to the penis. It's called as the urethral meatus. Urethral meatus, that is the opening जहाँ से मतलब कि यूरेथ्रल की ओपनिंग को हम यूरेथ्रल मीएटस बोलते हैं, जहाँ की जैसे प्रॉपर तरह से स्पर्म्स जो है वो बाहर निकलते हैं। सो आई होप सो ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर थिंग, दैट इज़ क्या इसमें से रखा, अरे यार ये डायग्राम आई होप सो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसकी पूरी कहानी समझाई थी अभी कि कैसे कैसे इसके अंदर में डिवीजन अंदर हो जाते हैं। कुएँ वाला एग्जांपल लेके भी देखो, पेनिस इज द मेन एक्सटर्नल जेनिटेरिया है। इट इज़ मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यूज that help in erection of the penis to facilitate insemination। देखो क्या होता है कि इरेक्शन जब तक नहीं होगी तब तक इंसेमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। द लार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड द फोरस्किन हो जाएगी, ठीक है। जो बाहर की लेयर मैंने आपको दिखाई थी फोरस्किन कहते हैं उसको हम, ठीक है। और सो यहाँ पे से अगर बात करूँ कि इरेक्शन जो बेसिकली क्या होता है, दैट इज यहाँ से इंसेमिनेशन वगैरह प्रोसेस वगैरह के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स बाय इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जिसमें कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा घुमाया जाता है। सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं हमारी पेयर्ड में होती हैं। प्रोस्टेट यानी कि सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच, इसके अंदर में सेमिनल प्लाज्मा होता है जो कि विच इज़ रिच in fructose, in calcium and certain enzymes. The secretion of bulbourethral glands also help in the lubrication of the penis हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरे को इसको पूरा होल समराइज़ करके अगर मैं बताऊँ
छोटी कहानी में। तो देखो ये क्योंकि उसके बाद सीधे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। सो फिर हम इसको खत्म कर लेते हैं। देखो स्पेस बिटवीन द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जो कि मैंने आपको दिखाई अभी, ठीक है, जिसका जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लिडबिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स उनको बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। लिडबिंग सेल्स का काम क्या होता है, ये एंड्रोजन बनाते हैं। एंड्रोजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, एंड्रोजन को हम लोग कह सकते हैं इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा, जो कि हमारा सेक्स हार्मोन हो सकता है, बोलते हैं इसको हम। स्पर्मेटागोनिया फर्स्टली जो मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था ना, LH था, वो एंड्रोजन रिलीज करता था। अगर आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंदर में से एंड्रोजन वगैरह रिलीज होता था, जो कि रिलीज करता है। स्पर्मेटागोनिया जो होता है फर्स्टली इंक्रीज करते थे नंबर किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। इसमें दे रखा है मियोसिस होती है बाद में। पहले ऑब्वियसली की बात है कि जो स्पर्मेटागोनिया वो कुएं में अपना नंबर कैसे बढ़ा रहा है, वो माइटोसिस से बढ़ा रहा है। फिर बाद में इसके अंदर मियोसिस होती है। तो स्पर्मेटागोनिया जो होते हैं फर्स्टली इनके अंदर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ाते हैं। स्पर्मेटागोनिया ही अपना नंबर बढ़ाता है, कैसे, बाय माइटोसिस, एंड लेटर जो होता है फिर मियोसिस में जाता है टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स हो जाएगा। और जिस होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या प्रोसेस होता है, जिसके अंदर में हम लोगों के स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके बताऊंगी कि हाउ दे आर डेवलपिंग, ठीक है। सो वेट अ मिनट, पहले ख़त्म करते हैं इसकी स्टोरी को, ठीक है। सो यहाँ पे से स्पर्मेटेड दे रखा होता है, सर्टोली सेल्स वगैरह जो कि डायग्राम में दे रखा है ऑलरेडी, सब क्लियर होगा आई होप सो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद दे रखा है यहाँ से, नेक्स्ट इसके जगह जैसे कि अगर हमसे पूछे कि हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट इन बोथ द टेस्टिस टेकन टुगेदर, तो ऑब्वियसली बात है 250 500 हो जाने में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से, नेक्स्ट रखा है फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स। देखो बोर्ड में ये चीज़ काफ़ी काम में आती है, इसलिए मैं साथ ही साथ में कुछ अलग चीज़ें भी, एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताती जा रही हूँ, बिकॉज किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड हाउ वी कैन हैंडल दैम क्वेश्चन, नीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, CUT के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे से दे रखा है फंक्शंस ऑफ द सर्टोली सेल्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स के अगर बात करूँ, अभी भी हम पीछे पढ़ के आए, तो वो नर्व सेल्स हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वो हमारे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि किसी मेल सेक्स हार्मोन को एंट्री दिलाता है सर्टोली सेल, क्योंकि इसके अंदर में कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग। ये देखो जनरली ये हमारे बोर्ड वगैरह में भी काम आते हैं और ये पूछा भी जाता है काफ़ी ज़्यादा। एक मिनट, हाँ। सो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द स्पर्म सेल्स, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है उनको, न्यूट्रिशन वगैरह। दूसरा ब्लड टेस्ट बैरियर कर बनाता है, यानी कि बेसिकली क्या हो जाएगा, जिसके अंदर में एक तरह से बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। ज़्यादा इसका रोल का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बस याद होगा, फॉर्म द ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, यानी कि टेस्टिस की तरफ हमारा ब्लड नहीं जाता, ये चीज़ इसका अंदर में बैरियर बीच में बना के रखता है। और एक्ट करता है फेगोसाइटिक इन नेचर, यानी कि क्या करेगा, कुछ भी ख़राब चीज़ें वगैरह होंगी, तो मैंने अभी बताया था जैसे कि सर्टोली सेल्स में WBC और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ख़राब चीज़ें खराब को हटा सकता है। और एंटी मलेरियन हार्मोन भी बनाता है, जिसमें जो कि क्या होता है, एंटी मलेरियन हार्मोन क्या होता है, जो कि मेल के अंदर में फीमेल वाले उसको हार्मोन को कम करता है और फीमेल वाले के अंदर में मेल वाले हार्मोन को कम करता है, ठीक है। एंटीमोरिन जो जैसे एसिड ऑक्सीडेज जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाती हैं, तो मेल है इसे रोकने के लिए सर्टोली सेल्स हेल्प करते हैं। यानी कि जब क्या होता है कि बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों वाले बनते हैं, बट इफ़ यू आर मेल तो सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, फीमेल वाले को एक्टिव ज़्यादा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन की तरह ये काम करता है। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन तो ये है ही है, बिकॉज ये एंड्रोजन से बाइंड करने की एबिलिटी को रखता है। तो दैट्स एन इजीली 5 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। ओके नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, अरे यार रुक जाओ, हाँ अब बात करते हैं इसके अंदर जो हार्मोनल वगैरह चेंजेस का अगर बात करना चाहो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सो जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मतलब बेसिकली ये है कि 11th का रिवाइज हो रहा है इसमें। तो वो हाइपोथैलेमस होता है हमारा, वो हमारा क्या रिलीज़ करता है, पहले तो गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे हमारे काम करता है, 2 तरीके के हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है।
दैट इज FSH एंड LH आपने सुना ही होगा, ICSH उसको बोलते हैं, जब भी पीछे पड़ गया, जिसमें कि क्या होता है, जो कि हमारे लिडबिंग सेल्स होते हैं जो कि हमारे एंड्रोजन को रिलीज़ करते हैं। एंड्रोजन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करवाता है। FSH जो होता है ये हमारा, मैंने आपको पहले भी मतलब 11वीं में पढ़ा हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। बहुत क्वेश्चन उसी में घुमा देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, हो गया काम, हो गया, नो पॉजिटिव फीडबैक आ गया, ठीक है, रिलीज़ कर दिया। अब इसका क्या करा देंगे, बंद कराने के लिए हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक दे देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, सर्टोली सेल्स ही होते हैं जो कि नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि बस बन गए, अब बंद करो, ऐसा होता है। सर्टोली सेल्स इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सर्टोली सेल्स एंटी मेरियन फैक्टर की तरह भी काम कर रहे हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की तरह भी काम कर रहे हैं, फैगोसाइटिक सेल्स की तरह भी काम कर रहे हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह भी काम कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइडिंग करने का काम कर रहे हैं, और नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं, जैसे कि वो बंद करते हैं अपना प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, अब बात कर लेते हैं हम प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, बिकॉज अभी देखो यहाँ पे हमारा ये पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ ले पूरा, देन गैमेटोजेनेसिस आएगा जिसके अंदर हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। एंड दैट्स रियली एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका डायग्राम इतना काफ़ी ईजी है, इसमें आपको अगर और मुश्किल लग रहा हो, अभी वैसे नहीं लग रहा होगा, तो हम इसको ईजी वे में भी अभी बनाएंगे, ठीक है। तो ये गैमेटोजेनेसिस रहेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, वीक में क्वेश्चन आए ऐसा हो नहीं सकता, ना आए सॉरी ऐसा हो नहीं सकता, CUT में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन इसका फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, मतलब कि हम प्रॉपर एक बच्चा पैदा कर डालेंगे, मतलब अपनी बातों से, ठीक है। तो मतलब कि अच्छा है चैप्टर, मज़ा आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसको मैं अभी 5 मिनट के बाद स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज जस्ट टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, और ये लोड भी वैसे नहीं हो रहा। पाँच मिनट की ब्रेक के बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो अभी हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं तो पार्ट में सोच रही हूँ कि पहले ख़त्म कर दूँ, एंड देन गैमेटोजेनेसिस से ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। सो पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही ख़त्म करते चलो। हाँ, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हालांकि इनको पार्ट्स में पढ़ाना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि NCERT रीडिंग तो एटलीस्ट हमको फास्ट करनी चाहिए, और ये आपके नीट के टाइम पर आपको काफ़ी कम आएगा, बिकॉज इसमें काफ़ी डिटेल चीज़ें हो जाएंगी और जल्दी हो जाएंगी। क्योंकि मैंने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी 2 घंटे 3 घंटे अराउंड में ख़त्म कर देता है NCERT रीडिंग इसकी, जो कि आप आराम से सुन सकते हो। उसमें काफ़ी बीच में गैप दिए तो आप उसको आराम से आगे भी बढ़ा सकते हो। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है अ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। अब ये पूरा समझ में आएगा जब मैं पूरा डायग्राम दिखाऊंगी कि देखो ये हमारी ओवरीज हैं, और इसके अंदर मैं यहाँ से हाँ, सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। ये पेयर ओवरीज दे रखी हैं, और ये जो पूरा हमारा पार्ट जाता है, ये पूरा ये जो यहाँ से जितना एरिया होता है ना हमारा, ये हमारा क्या होता है, ओविडक्ट का पार्ट होता है, ठीक है। तो हाँ, सो अ पेयर ऑफ ओविडक्ट जाती है, जो पूरा पार्ट देख रहे हो दैट इज फेलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कह सकते हैं। यूटेरस दे रखा है, सर्विक्स दे रखा है, वेजाइना दे रखी है, पूरी हर जगह पे मार्क पे क्या क्या दे रखा है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स भी मतलब मेमोरी ग्लैंड्स के पेयर होते हैं, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। यानी कि ओव्यूलेशन के पूरे प्रोसेस में स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दोनों तरह से सपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ केयर, चाइल्ड केयर, सब चीज़ों में इन सबको का काम आता है पूरा, ठीक है। तो ओवरी ज़्यादा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे उसमें टेस्टिस थी दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ठीक है, ओविनल हार्मोन्स उनको बोलते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड, कहाँ गया, द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज कितनी से की होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक रीजन एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स वगैरह के थ्रू कनेक्टेड है, वो फाइबर्स टिश्यूज के थ्रू, ये लिगामेंट्स के थ्रू है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इंक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। क्या दे रखा है, ईच ओवेरियन इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इज कॉल्ड द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। ओवेरियन स्ट्रोमा के थ्रू कवर्ड होती है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू द 2 जोन्स ऑफ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। तो हमारी जो ओवरी होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसके अंदर में क्या क्या होता है देखो मैं बताती हूँ। बैठे पढ़ते हाँ,
सो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इंक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो इसमें कवर्ड हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा बोल रहे हैं। और जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, जो कि देखो ऑब्वियसली बात है, हमारी ओवरी जो होगी, एक मिनट इसको अगर मैं बनाऊँ, ओवरी अगर होगी तो इसके अंदर में बाहर की भी लेयर होगी, अंदर की भी लेयर होगी। तो बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, इनर मेडुला। ठीक है, सो इनर मेडुला हो जाएगी और वो हो जाएगी, तो इसको पूरे को हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से जो रखा है, ओके, फिर इसके क्या चला जाएगा था ओविडक्ट। मैं क्या करूँगी, इसका डायग्राम थोड़ा एक्चुअली बाकी बात क्लियर कर दूँगी, बिकॉज बहुत बोरिंग है। या फिर रुक जाओ, मैं ना डायग्राम तो क्लियर कर दूँगी। वो मेमोरी वाला पार्ट जो है ना, मेमोरी लेंस वाला पार्ट जो है उसको मैं थोड़ी देर बाद कवर कर दूँगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बोल चुके हैं। हाँ, तो ओविडक्ट जो है फैलोपियन ट्यूब जो रखी है, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यूटिलियस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्राइमरी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारी ओवरी हो जाएगी। अब जो एसेसरी डक्ट में आता है वो आएगा हमारा यहाँ से लेके पूरा पाथ तक, दैट्स ऑल इन एसेसरी डक्ट। तो इसमें फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा, जिसको जो ओविडक्ट बोल सकते हैं। फिर यूटिलियस भी आ जाएगा और वेजाइना भी आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। तुम सोचो कि यार सर्विक्स में तो रास्ते में पढ़ रहा डाल देते हैं, एनसीईआरटी अगर लिख रही है तो उसकी ही बात मानो, उसकी बात मानो। उसने बोला फैलोपियन ट्यूब इंक्लूड करना है, यूटिलियस इंक्लूड करना, वेजाइना इंक्लूड करना, तो इतना ही इंक्लूड करना है। ठीक है, ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया जाता है, इसको हाईलाइट कर लेना प्लीज। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ईच ओवरी टू द यूटिलियस हो जाएगा। बिल्कुल पेरिफेरी से शुरू होती है और यूटिलियस तक जाती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप। इसको क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ रखी है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं, जो कि एक तरह से कैच करने का काम करता है। उसके ऊपर ये जो जिसमें दिख रहे होंगे ये फिम्बराई है, ये इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम से थोड़ा आगे जाके एम्प्यूला, जिसमें कि मीटअप होता है बेसिकली। फिर इस्थमस वाला पार्ट है, देन आगे सीख जाएगी। सो इस फिम्बरा क्लियर है, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन। काम समझ में आ रहा होगा। इनफंडिबुलम जो होगा लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओव्यूलेट, जिसको कि हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है, जो तो तुम्हें दिख भी रहा होगा इमेज में। ये एम्प्यूलर है ना। लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा इस्थमस। अगर लास्ट पार्ट कहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ की साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि हम ओवरी की से रिस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव से। ठीक है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस हैज अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइन द यूटिलियस। द यूटिलियस कैसा हो जाएगा, इज अ सिंगल, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम वोम भी कहते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ द यूटिलियस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। ठीक है, तो ये कैसा उल्टा, देखो पियर बना हुआ है ना, तो पियर कैसा होता है, ये ऐसा पियर होता है ना, तो उसको इन्वर्टेड पियर लगा दिया हमने, तो वही चीज़ इसके लिए मैं समझाना चाह रहा है, इन्वर्टेड पियर की तरह होती है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेरिफेरल, इट इज अटैच टू द पेल्विक बॉल। द यूटिलियस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, जो कि तुम्हें पढ़ने में आ रहा होगा डायग्राम से, विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। तो सर्विक्स प्लस वेजाइना से बर्थ कैनाल बनती है। विदाउट इनमें से एक को भी हटा दोगे तो बर्थ कैनाल नहीं बोलेंगे, सर्विक्स प्लस वेजाइना बर्थ कैनाल होती है। एक मिनट को बता दो। हाँ, सो इन्वर्टेड पियर की तरह हो गई, सर्वाइकल कैनाल हो गया, बर्थ कैनाल हो गया। ठीक है, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम बोलते हैं। देखो ये जाती है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसको बनाया। अब तुम्हें जो यहाँ पे थिक लेयर दिख रही है, ठीक है, मतलब बाहर की लेयर दिख रही है बेसिकली, ये मतलब बाहर नहीं है, इससे बाहर की थोड़ी सी थिन होती है, अंदर की थोड़ी थिक दिख रही होगी, दैट इज़ मायोमेट्रियम। ये हो जाएगी पेरीमेट्रियम, ये हो जाएगी मायोमेट्रियम। और जो इनर हमारी ग्लैंडुलर सेल्स होती है, ग्लैंडुलर यानी कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई वगैरह होती है, दैट इज कंसीडर्ड हमारी एंडोमेट्रियम। जो पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लड वगैरह निकलता है वो कहाँ के थ्रू निकलता है, वो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर के थ्रू निकलता है, बिकॉज उसके अंदर से ये ही जो होती है हमारी बार बार बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है। मायोमेट्रियम लेयर जो होती है हमारी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन के टाइम का करती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, सॉरी। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ से द फीमेल एक्सटर्नल, यहाँ से पढ़ो, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस। तो अगर जो बिल्कुल सामने वाला पार्ट होता है वो पेल्विक रीजन में, वो हो जाएगा मॉन्स प्यूबिस हो जाएगा। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस हो जाएगा। देन जो ऊपर वाला पार्ट दैट इज लेबिया मेजोरा हो जाएगा। अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया के अंदर में ही। मैं इसको अगर बना के दिखाऊँ तो
यहाँ से ये जो आगे वाला पार्ट है मॉन्स प्यूबिस हो जाएगा, ये लेबिया मेजोरा हो जाएगा। फिर इसके अंदर की तरफ जो होती है वो लेबिया माइनोरा होती हैं। फिर इसके अंदर में हाइमिन प्रेजेंट होता है, क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइमिन प्रेजेंट होता है, क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस जो होता है द क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। द लेबिया मेजोरा जो होता है, लाइन्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो ध्यान से क्योंकि इसको क्वेश्चन में आगे आता है। द लेबिया मेजोरा फ्लैशी folds of tissues which extends down from the mons pubis and surround the vaginal opening. The labia minora are paired folds of tissues under the labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by the hymen, और hymen को ही हम लोग एक एज एन इंडिकेटर की तरह मान लेते हैं। अभी इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो क्लिटोरिस इज द टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन एट द टू labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coitus intercourse के टाइम पे. However, it can also be broken due to the cycling, regular exercising, swimming वगैरह इन सब चीज़ों से भी टूट सकता है. तो इसको फर्स्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ सेक्स वगैरह नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऐसा उनको लगता है कि अगर वो पहले से टॉर्न है सो दे हैव ऑलरेडी एंड गेट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इंटरकोर्स इन देयर पास्ट. ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये चीज़ जो होती है ये बिकॉज ऑफ द वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, तो इन सब चीज़ों में नहीं मानना चाहिए. ठीक है, तो इट्स नॉट एन इवन अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. ठीक है, ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है, बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रखना है. ठीक है, नाउ अब जो देखो यहाँ से हमारा ये पार्ट क्लियर है. जो डायग्राम्स मेरे को समझाना है मैं वो डायग्राम मैं बता रही हूँ. देन मेमोरी ग्लैंड्स वाला जो पार्ट है, ये जो पैराग्राफ रह गया है ये हमारा मेमोरी ग्लैंड्स वाला पार्ट है, जो कि मैं अभी 5 मिनट बाद बताऊँगी, जिसमें कि मैं पूरे इस डायग्राम को भी क्लियर कर दूँगी. अभी हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. और इस डायग्राम में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. ये क्या होता है कि समझ भी नहीं आता मेरे को भी. जब मेरे टाइम में मैं करती थी मुझे को सच में समझ नहीं आता था कि व्हाट द हेल इज दिस. ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा. हाँ, सो ये दे रखा है अपने को यहाँ पे. इसको तो एज इट इज़ याद ही करना पड़ेगा, इसको समझाने का भी नहीं है कि तो याद रखना पड़ेगा. तो ये यूटीएस हो जाएगा. थोड़ा सा ऐसा याद हो सकता है कि बड़ी सी चीज़ लग रही है, यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर है तो यूटीरस है. ठीक है, पीछे अभी हमने पढ़ा था वहाँ पे तो हमको थोड़ा समझ में आ गया था कि रेक्टम है, ये आगे वाला पार्ट एनस है. ठीक है, ये जो दे रखी है ये चीज़ एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी भाई. ये होती है हमारी वेजाइना. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो बड़ा सा जा रहा है सर्विक्स जा रहा है, उसके नीचे जस्ट वेजाइना जाएगी. सर्विक्स के नीचे क्योंकि वेजाइना जाती है. ये यूटीरस हो जाएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस हो जाएगी, ये हमारा यूरेथ्रा हो जाएगा इसके नीचे, क्लिटोरिस उसके और नीचे. ठीक है, और लेबिया माइनोरा फिर आएगा, और फिर उसके बाहर लेबिया मेजोरा जाएगा, और फिर वेजाइनल ऑरिफिस जाएगी. ठीक है, तो ये इसके अंदर में मैं एज इसको याद रखना पड़ेगा. इसको याद ज़रूर रखना पड़ेगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी. ठीक है, इसको थोड़ा सा इस डायग्राम को समझ लेते हैं. इसको अगर मैं हटा दूँ, हाँ, सो ये देखो यूट्राइन कैविटी ये रखी है. ये यूट्राइन फंडस इसको हम बोलते हैं, फंडस बोलते हैं. यहाँ से ओवरी है, यहाँ पे इनफंडिबुलम में फिमरा से ओवरी के ओवरी जो ओवरी जो है हमारी ओवरी को निकालेगी, उसको एग को निकालेगी, उसको ओवम को निकालेगी, उसको एक कैच करेगा फिमरा है की तरफ, और इनफंडिबुलम की तरफ ट्रांसफर करके एम्प्यूला में देगा. एम्प्यूला मतलब जंक्शन है वहीं पर मीटअप वगैरह होता है स्पर्म्स का. ठीक है, फिर यहाँ पे जो होगा फिर वो जब फर्टिलाइजेशन के लिए फिर वो यहाँ आगे की तरफ आ जाएगा. एंडोमेट्रियम की लेयर जो कि कंटिन्यूस टूटती रहती है, बनती रहती है. मायोमेट्रियम जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे काम आता है. पेरीमेट्रियम दैट इज परमानेंट लेयर हो जाएगी. सर्विक्स है, तो सर्विक्स के नीचे सर्वाइकल कैनाल है. एंड देन वेजाइना एंड वेजाइना सर्विक्स को टोटल मिला के क्या बोलते हैं, दैट इज बर्थ कैनाल हो जाएगी. सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बस इसमें मेमोरी ग्लैंड्स वाला पार्ट हो जाएगा जैसे कि हम थोड़ा कवर कर लेंगे. एंड देन इसके बाद हम शुरू करेंगे गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, सो मिलते हैं थोड़ी देर. सो शुरू कर लेते हैं मेमोरी ग्लैंड्स वाला पार्ट. सो अ फंक्शनली देखो, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मेमोरीज. द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स ब्रीस्टेस को हम बोलते हैं दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रीस्ट इज डिवाइडेड बाय. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं. आई मीन हर चीज़ में क्वेश्चन डालते हैं. 15 to 20 मेमोरी लोग, इनको लगता है कि भूल जाएगा बच्चा नहीं भूलेगा बिकॉज उसको याद रहेगा, क्योंकि हमने उसको 50 से बताया कि 15 to 20 मेमोरी लोग होते हैं. containing clusters of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk. ध्यान से सुनो, alveoli का काम सिर्फ एक्सचेंजिंग ऑफ गैस तक नहीं होता. एक्सचेंजिंग ऑफ गैस तक नहीं होता, ये सीक्रेट मिल्क भी करता है विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ alveoli. The alveoli opens into the mammillary tubule. The tubules of each lobe join to form a mammillary duct. ठीक है, cellular mammillary duct joins to form a wider mammillary ampulla which is connected to the lactiferous duct through which the milk is sucked out. अब देखो मैं इसको लाइन वाइज बताती हूँ कि कौन सी चीज़ पहले क्या कैसे आएगी. ठीक है,
मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँगी, बोलूँगी पूरा देखो सबसे पहले जो हमारी बात होगी, सबसे पहले हमारी शुरुआत जो होगी वो हमारी होगी मेमोरी लोब से, ठीक है। मेमोरी लोब से शुरुआत होती है, ठीक है। मतलब कि उसमें मेमोरी लोब अलग से होते हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस भी चल रहा होता है। मेमोरी लोब के थ्रू जो एल्वियोलाई कनेक्टेड है उसमें मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो मेमोरी लोब के बाद किस में जाएगा, हमारा एल्वियोलाई के अंदर में जाएगा। एल्वियोलाई के बाद किसके अंदर में जाएगा, एल्वियोलाई के बाद जाएगा हमारा मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर में, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद किसके अंदर में जाएगा, हमारा डक्ट के अंदर में। डक्ट के बाद किसमें जाएगा, मेमोरी एम्पुलम है, मेमोरी एम्पुला से रेक्टिफेरस डक्ट, रेक्टिफेरस डक्ट से निपल। पहले मेमोरी लोब से किसमें जाएगा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से किसके अंदर में जाएगा, एल्वियोलाई से जाएगा ट्यूब्यूल्स के थ्रू, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू जाएगा। मेमोरी ट्यूब्यूल्स से एक स्टोर जाएगा डक्ट में, जो कि हो जाएगी मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट से किसके अंदर में जाएगा, थोड़ा सा सोलन पार्ट में जाएगा, जो कि हो जाएगा मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला से जाएगा लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट से जाएगा निपल्स के अंदर में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेमोरी लोब से जाएगा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से किसके अंदर में जाएगा, एल्वियोलाई से किसके अंदर में जाएगा, ट्यूब से जाएगी मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल से जाएगा एम्पुला के अंदर में। एम्पुला से किसके अंदर में जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर में जाएगा। मतलब पहले मेमोरी ट्यूब्यूल्स पर डक्ट में जा रहा है, ठीक है। मेमोरी थोड़ा सा भूल जा रही हूँ, फिर से शुरू करते हैं। देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपने माइंड में बनाओ। पहले मेमोरी लोब है, मेमोरी लोब से किसके अंदर में जा रहा है, एल्वियोलाई के अंदर में जा रहा है। एल्वियोलाई से किसके अंदर में जा रहा है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर में जा रहा है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स से किसके अंदर में जा रहा है, मेमोरी डक्ट के अंदर में जा रहा है। मेमोरी डक्ट से किसके अंदर में जा रहा है, हमारा ये जा रहा है हमारा मेमोरी एम्पुला के अंदर में। मेमोरी एम्पुला से किसके अंदर में जा रहा है, ये हमारा लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर में जा रहा है। लेक्टिफेरस डक्ट से किसके अंदर में आ रहा है, निपल्स के अंदर में आ रहा है। दैट्स ऑल अबाउट द मेमोरी रेंज। मतलब कि मैं पहले भी खत्म कर सकती थी, ऑब्वियस सी बात है। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो ये मेरे को डायग्राम देख लो, देखो ये पेक्टोरलिस दे रखा है, कहीं और उसके बारे में पढ़ा नहीं रखा। पेज मसल्स हैं ये मसल्स बिटवीन द रिब्स दे रखी हैं, फिर ये रिब्स दे रखी हैं, ये फैट दे रखा है, मेमोरी लोब दे रखा है ये अपना, ठीक है। मेमोरी लोब है, ये मेमोरी एल्वियोलस है, और फिर मेमोरी डक्ट है। मेमोरी डक्ट के बाद एम्पुला है, एम्पुला के बाद लेक्टिफेरस डक्ट है, फिर निपल्स है, ये एरियोला दैट इज ब्लैक पार्ट्स अराउंड द ब्रीस्ट, जिसको हम एरियोला बोलते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, वी हैव कंप्लीटेड दिस। नाउ अब हमारा जो टॉपिक रह गया वो हमारा रह गया एक तो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस के बाद हमारा जो रह गया है वो है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमारा रह गया है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, एंड देन इसका प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड देन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। यानी कि अगर मैं टॉपिक्स को गिनूँ तो 1 2 3 4 5 5 टॉपिक मात्र रह गए हैं, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस अभी ख़त्म करना चाहिए या फिर 1 मिनट रुको। देखो एक काम करते हैं, या तो हम गैमेटोजेनेसिस को मैं पूरा फिनिश करवा देती हूँ, तो ना काफ़ी बड़ा है, तो मेरे को भी लग रहा है कि कोई देर बात करना था, क्या करना है। या तो हम एक काम कर सकते हैं कि कल मैं गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल फिनिश करवा दूँ, ठीक है। एंड देन बाकी जो टॉपिक्स है जैसे कि हमारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन रह गया, और हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रह गया, और पार्चुरेशन लैक्टेशन, काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये एक बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आज हमने जो कवर कर लिया वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया, ठीक है। हमने ये 2 टॉपिक्स आज खत्म कर लिए। कल हम गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म कर लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल और गैमेटोजेनेसिस को हालांकि बड़े टॉपिक्स हैं, बट 2 घंटे अराउंड में ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो 1 घंटे में फिनिश हो जाएंगे। तो अभी इतना कवर करते हैं, बाकी चीज़ें कल रखते हैं, दूसरे पार्ट में रखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। और जब ब्रेक लिया था उसके बाद ही खुद ही ब्रेक हो गया, क्योंकि अभी भी प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाया गले का मेरा, बट ठीक है, क्योंकि अब गैमेटोजेनेसिस टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है। अब मैं छोटा सा मैं कोई और पीछे का टॉपिक समझा दूँगी, वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये एक ना लाइन बाय लाइन चल रही है चीज़ें। पहले हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर होती क्या है, कि अगर गैमेटोजेनेसिस में गैमीट्स तो बने बट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों हुई, ठीक है। फिर से हम लोग समझेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कैसे होता है, फिर बच्चे की जब बच्चा बन रहा होता है, मतलब बढ़ रहा होता है, वो 9 महीने में तो क्या क्या होता है उसके साथ, एंड देन फिर वो बाहर कैसे आता है, तो हम पूरा एक तरह से डिलीवरी करने वाले हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करते हुए चलना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। गैमेटोजेनेसिस है टॉपिक जिसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, तो आई थॉट कि मैं इसको ऐड वगैरह कर दूँगी, या तो दूसरा उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जो मैंने स्पर्मियोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, काफ़ी बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो ये स्टार्टिंग का जो कम समझ लो वही है। फिर इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स है उसके अंदर मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा उसमें भी नहीं है, काफ़ी नहीं है, बस फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला जो है वो है थोड़ा टिपिकल है, उसमें टाइम लगेगा।
सो वो हम फिर कल फिनिश करते हैं, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल को करते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं इस तरह से समझाऊंगी कि आपको पूरा इजीली आ जाना है। ये जो पूरा डायग्राम है, ये डायग्राम हम लोगों को पूरा क्रिस्टल, मतलब देखो ना लोड ही हो रहा, आप तो ये डायग्राम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाना है। जस्ट वेट फॉर द 1 क्लास, राइट। तो मैं एक काम करूँगी, अगर तो मैं गैमेटोजेनेसिस का एक अलग टॉपिक करके बनाऊंगी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक अलग करके बनाऊंगी कल ही, जिससे कि किसी को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही से सीखना हो लास्ट टाइम पे, तो वो इजीली सीख सकता है, ठीक है। सो that's how we have covered this chapter. So thank you very much for seeing this video. Okay, thank you. Sayonara.